बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह और उम्मीदों से भरपूर पाकिस्तान, सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और माहम, आपने पाकिस्तान का तो देखें, हमारा शो जो है ना वो हदबंदियों में तकसीम नहीं है। जहाँ जहाँ भी जनाब पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, आप सबको जनाब अस्सलामुअलैकुम। और जो भी आपके यहाँ वक्त हुआ हो, हमारे यहाँ तो जनाब अर्ली मॉर्निंग है और आपकी खैर खैरियत जो है वो हमें हमेशा की तरह मतलूब रहती है। और आज का जो शो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि सेगमेंट जो है वो बहुत ही ख़ास है। जी बिल्कुल, बहुत ख़ास हैं और नाजरीन के सामने चंद ऐसे सवालात रखेंगे जिनका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पोश इलाके अब इंसानी अज़ा की स्मगलिंग का गढ़ बनते जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर अस्पतालों का तिब्बी फुजला, ह्यूमन प्लेसेंटा, लाखों डॉलर्स के विज़ ब्लैक मार्केट के रास्ते बैरून मुल्क कैसे स्मगल हो रहा था? और दूसरी तरफ जी, कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाले बुज़दिलाना हमले के बाद जब एक बार फिर गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला, तो क्या काबुल के तमाम अमन पसंद दावे झूठे साबित नहीं होंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मशरिक़ वस्ता अब एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से धमकियों पर उतर आए हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ क्या ईरान के बाद अब ओमान को भी अमेरिकी हमले का खतरा है? इस सब पर आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। बिल्कुल जी। और इन सनसनीखेज दिफाई मामलात के साथ साथ हम जनाब बदलते मौसम पर भी सवाल उठाएंगे। कल का दिन तो जनाब आप ना ही पूछिए, फील्स लाइक कहाँ तक गया, बस क्या बात करें, जिक्र करना भी मुहाल है। आज भी लग रहा है कि जनाब गर्मी जो है वो सुबह से ही बता रही है कि बहुत शदीद होने वाली है। यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी जनाब तारीखी हीट वेव है, और जिसने आप यूँ कह लें, ये कहना गलत नहीं है कि जर्मनी की मोटरवेज तक को पिघला कर रखती है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रडार सिग्नल है। और पाकिस्तान में एनडीएमए ने जो 3 जुलाई तक प्री मानसून बारिशों का अलर्ट जारी किया है। क्या हमारे नदी नाले और शुमाली इलाका जात की जो झीलें हैं वो इस एक्सपेक्टेड रेन का जो प्रेशर है उसको बेयर कर पाएंगी? और इसके अलावा जनाब बरसात के आते ही बच्चों में हम देखते हैं कि डायरिया और गैस्ट्रो का ग्राफ बेहद बढ़ जाता है। इसकी वजूहात जानेंगे। सुबह उठते ही एड़ियों में होने वाला शदीद दर्द किस संगीन बीमारी का इशारा है? और क्या पंजाब के हाई रिस्क इलाके हमेशा के लिए पोलियो वायरस से पाक हो पाएंगे, जो कि हमारी एक दरीना ख्वाहिश भी है, हम दुआगो भी हैं। इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ हफ्ते का आगाज है तो जनाब शो में आपको किस्मत का हाल अहवाल भी बताएंगे। तो 2 घंटे आपने हमारे साथ रहना है, शो को तरीके से एंजॉय करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है। और प्रोग्राम का उज़ैर बाकायदा तौर पर आगाज कर लेते हैं। आलमी और मुल्की सिक्योरिटी के महाज पर 2 ऐसे बड़े धमाके हुए हैं जिन्होंने जोग्राफियाई सियासत का जो नक्शा है वो हिला कर रख दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और जी वजूद मिटाने की धमकी दी है। तो जवाबी कार्रवाई में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए। अब अमेरिका अपने अड्डे इसराइल मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। और उज़ैर, हम देख रहे हैं आलमी सतह पर इस हंगामे के दौरान पाकिस्तान को भी कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी के जरिए निशाना बनाने की बुज़दिलाना कोशिश की गई है। असल में जो हमारी सिफारती फतवात है ना वो हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही हैं। और कराची में रेंजर्स के चौकस जवानों ने फित्ता हिंदुस्तान की साजिश को खाक में मिला दिया। और यकीनन ये साजिश जो है वो ट्राइका जो है वो समझ आता है ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, किसको इतनी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान जनाब लाइमलाइट में है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ भी कर रही है, पाकिस्तान के गुण भी गा रही है कि जनाब पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अमेरिका और ईरान 2 बड़े हरीफों की जनाब सुलह करवा दी है और मामलात को सेटल डाउन करवाया है। और इसके अलावा हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है पूरी दुनिया के अंदर जनाब उस पर डिस्कशन हो रही है। आप आलमी मीडिया के कोई भी इदारा उठा के देख लें, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, बात हो रही है तो जनाब उसका महवर मरकज़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक हम देख रहे हैं काविशें हैं उस पर बात हो रही है। और यकीनन हमें ये पहले से मालूम था कि हमारा दुश्मन जो है उसे हमारी ये कामयाबी एक आंख नहीं भाएगी। और अब यही हो रहा है कि जनाब हमारी जो फतवात हैं वो उसको हजम नहीं हो पा रही और इसलिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। कि एक तरफ अहलिया का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का जिक्र हो रहा है और फील्ड मार्शल की इतनी तारीफें हो रही है, इतने इम्प्रेस हो गए हैं। हर जगह हमने तारीफें सुनी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त गूंज है। और जिस तरह से हम डिस्कस भी करते आए हैं कि पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ भी है और बेमिसाल भी है। और 2 ऐसी ताकतों को जो
एक दूसरे की तरफ देखने को तैयार नहीं थी, पास बैठने को तैयार नहीं थी, कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी मानने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने उन दो ऐसी ताकतों को बिठा दिया आमने सामने। तो वाकई अब इंडिया जो है वो तो अपनी साजिशें करता चला आ रहा है और डेफिनेटली वही चाहता था कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को ऐसा मुल्क डिक्लेयर किया जाए कि जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। लेकिन हमने देखा ये भी पूरी दुनिया के सामने ही है जो आप करते आ रहे हैं, कनाडा से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर फिर आप कश्मीर तक चले जाएं, हर जगह जो है वो इंडिया ही जलील हो रहा है। और इंडिया के हमने ताने बाने देखे हैं हर तरह की दहशतगर्दी में, हर तरह के हमलों में, और हम पहलगाम ड्रामा भी आपका नहीं भूले हैं। इसके अलावा जो आलमी इदारे हैं, पता नहीं वो क्यों आंखें बंद किए बैठे हैं। कब इंडिया को मंडी की एक बड़ी मौशी मंडी के तौर पर देखने से जनाब उसको बाज आएंगे। आप देखें IAEA जो है वो बात करता है कि जनाब ईरान के अंदर यूरेनियम के ज़खायर हैं, अफसूदा हो रही है यूरेनियम, ये मसला है, वो प्रॉब्लम है। और भाई इंडिया के अंदर आप देखें खुलेआम सरेआम जनाब यूरेनियम का सौदा हो रहा होता है, पकड़ी भी गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई सैंक्शंस जो है वो इंडिया पर नहीं लगाए जाते। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का, वेलकम सर। ईरान और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि दोबारा से कल रात झड़पें हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि किसकी जानिब से पहल की गई है और इसका ज़्यादा नुकसान अब किसे होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बहुत मिसट्रस्ट है अभी तक दोनों में, और MOU हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी फ्रीजाइल है, उसके सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन में भी मुश्किलात आ रही हैं एक दूसरे को। फिर देखें कि ये स्टार्ट हुआ 25 जून को, जब सिंगापुर का एक कमर्शियल शिप गुजर रहा था, तो उस पर ईरान ने स्ट्राइक्स किए थे, ड्रोन हमला हुआ था। उसके बाद से फिर ये टिट फॉर टैट अटैक स्टार्ट हुए हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि ईरानी समझते हैं कि एज पर MOU के तहत उन्होंने कहा स्टेटस को की बात की है कि अगले 2 महीने, तो उसमें कहा कि कंट्रोल लाइज विद अस। तो देयरफॉर ईरान ने ये किया है कि भाई जो भी उन्होंने कहा शिप्स वहां से गुजरेगी वो नदरन रूट से गुजरेंगे। सो नदरन रूट्स का मतलब है कैशम आइलैंड के साथ, दरक आइलैंड के साथ से गुजरेंगे जहाँ पे ईरान की प्रेजेंस है। और उनका मकसद यह है कि साउथ से ना गुजरें, कि साउथ में बेसिकली ओमान वाला एरिया है, वहाँ पे अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस वहाँ पे है, तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस, अपना कंट्रोल शो करें, और फिर सेंटर में उन्होंने एरिया को माइन कर दिया है। सो दैट वाज द बिगिनिंग जिससे ये स्टार्ट हुआ है, और जिसके बाद हमने देखा है कि टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हुए हैं। और इसके बाद कल जो हमले हुए हैं, उससे रात को भी जो हमले हुए कुवैत पे और इस पे बहरीन पे, बहरीन पे, तो उससे बहुत ज्यादा समझ ले कि एक सिचुएशन एक खराब होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बट एट द सेम टाइम देखें लेबनान की सूरत हाल है, वो सारे आपस में लिंक्ड है, और कोशिश वैसे यही है। आप देखें कि अमेरिका की तरफ से JD वेंस का डिफरेंट स्टांस है, मार्को रूबियो कुछ कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये है इनकी कोशिश ये है कि चीजें को लेके चलें मिड टर्म इलेक्शन तक एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी ट्रम्प की इसी में है कि किसी भी तरीके से इसको इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं ये चलती रहेंगी। आप देखें कभी इधर स्ट्राइक्स होंगे, कभी उधर स्ट्राइक्स होंगे, लेकिन ऑल आउट वार एट ए टाइम बीइंग हम कह सकते हैं नहीं होगी। लेकिन ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। दैट्स वाई ये है कि हाँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हुआ है, और इससे वजह कल इन्होंने फोन किए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने गल्फ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर के साथ रब्ता रहा है। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट है अनफॉर्चुनेटली। फिर देखें अमेरिकन ये भी चाहते हैं, जहाँ पे ईरान अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना चाह रहा है, अमेरिकन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वहाँ पे हैं, हमारे भी वहाँ पे कंट्रोल है, हम भी यहाँ पे स्ट्राइक किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो मसूद साहब, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगी, डोनाल्ड ट्रंप भी सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये मामला लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा। और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स होती रहेंगी, तो फिर लगता है आपको कि किसी बड़े हमले का भी खतरा मौजूद है? लाइकली देखें ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ये सिचुएशन हो सकती है कि देखें ईरान को तो आप समझ लें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ईरान में आप आके इन्वेड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो मैसिव कैजुअलिटीज होंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, सैंक्शंस हुए और आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, लेकिन उससे ये होगा कि गल्फ कंट्रीज टारगेट बनेंगे जो वो नहीं चाहते हैं। सो देयरफॉर ये है कि लाइकली है देखें कि
हम तो कह रहे थे ना कि कोई दरमियान में डिस्ट्रैक्टर स्पॉइलर ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका के अंदर भी देर आर हॉक्स जो इस एमओयू के अगेंस्ट इसराइल तो है ही है। इवन कुछ मिडिल ईस्ट में ममालिक हैं वो भी खुश इससे नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी मिस्टेक्स वैसे हाई है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन से पहले नहीं है, मिड टर्म इलेक्शन के बाद हो सकता है कोई स्ट्राइक्स में तेजी आ जाए, लेकिन कोई ऑल आउट मुझे नहीं लगता है कि कोई जंग होगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरीन और कुवैत में जो अमरीकी अड्डों को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचा है, जिसका हम भी तस्करा कर रहे हैं, और अमरीका अरब ममालिक में फौजी अड्डों को भी अपना महदूद करता चला जा रहा है, तो ये ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? क्या खित्ते के ममालिक ईरान के साथ मिलकर कोई सिक्योरिटी सेटअप तश्कील दे सकते? जी हाँ, बिल्कुल। आप भी देखें कि ऑलरेडी एक R4 के नाम से पाकिस्तान, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी से वो एक्टिव है। एक सिंबॉलिक, अब जिस तरीके से वो बातचीत चल रही है तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इसराइल को जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के डिफेंसेस के लिए और या वेस्ट एशिया में एक अलायंस बन चुका है। सो फ्यूचर में आप देखेंगे हालात बेहतर होंगे तो ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। सिमिलरली पाकिस्तान इज द लीडिंग कंट्री है इन तमाम में, क्योंकि पाकिस्तान की रेलेवेंस और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। तो जीसीसी कंट्रीज का भी मानना है, रियलाइजेशन ये है कि नो मोर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका, और वो आप देखें कि अपनी डिफेंसिव सलाहियतें भी बढ़ा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी डेटरेंस बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी रिसेंट इत्तलात है यूएई इंडिया से आकाश मिसाइल और ब्राह्मोस ले रहा है, सो अपनी वो भी कह रहे हैं कि वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में देखें कि यू कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफी और सर्वाइवलिटी यही है कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं कि वो ईरान को अकोमोडेट करे, ईरान इनको अकोमोडेट करे, और एक दूसरों से लिव एंड लेट डाई वाली बात है कि एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। और सऊदीज ने इस पे देखें एक आइडिया पेश किया था कुछ महीने पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने, कि उन्होंने कहा था हम हेलसिंकी मॉडल 1975 का जो वेस्टर्न पावर्स और सोवियत ब्लॉक के दरमियान हुआ था, एक ऐसा था कि सोवरेनिटी का कहा था एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ नॉन एग्रेशन पैक्ट। तो सिमिलर लाइंस उन्होंने कहा था हम यहाँ पे भी जीसीसी कंट्रीज और ईरान आपस में कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, वरना देखे बहुत नुकसान ये पॉसिबिलिटी भी है मसूद साहब, और ये होना भी चाहिए। और अगर हम देखें ओमान की तरफ, तो ओमान ने अमरीकी मुखालिफत के बावजूद आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल फीस लगाने का इंदिया दिया है। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं? कतर भी इसके साथ खड़ा है, क्या ईरान के बाद अब ओमान को भी अमरीकी हमले का कोई खतरा मौजूद है? देखें, अब इसमें कंफ्यूजन आ रही है। कल तक कतर की तरफ से ये इतलात थी, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज का जो जॉइंट कम्युनिके निकला है उसमें देखें कि तमाम 6 ममालिक शामिल थे और अमेरिका का और उसमें हाथ था, मार्को रूबियो वहां पे थे, जिसमें उन तमाम कंट्रीज ने ये एग्री किया था अनकंडीशनल फ्री पैसेज एंड टैक्स फ्री। उन्होंने कहा था यहाँ से शिप्स यहाँ से गुजरेंगे, उसको ओमान ने इंडोर्स किया था। हो सकता है और ईरान के सामने उन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन अमेरिका के सामने आके वो तो पीछे हट गए थे। तो अभी उसमें लाइकली ये है, और मुझे भी लगता है कि ओमान विल गो जी इस तरीके से। इवन कल देखे ना एक और नई डेवलपमेंट भी, इराक गए थे अब्बास इराक़ची, वहां पे इराकियों का भी ये मानना है, क्योंकि इराक भी स्टेट ऑफ होर्मुज को यूज करता है, तो उन्होंने भी ये कहा कि फ्री एंड अनकंडीशनल पैसेज होना चाहिए। इराक से भी ये मैसेज है। तो मेरा ख्याल में ईरान पर भी प्रेशर पड़ेगा। और देखें इराक तो उनका बहुत करीबी और एलाई भी रहा है, और इस तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो इस तरह स्टैंड ले रहे हैं, फिर बस उनके प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ इज विजिटिंग अमेरिका, तो उसमें भी बड़ा प्रेशर होगा, तो ईरान के लिए भी प्रेशर होगा। सो ओमान विल गो विद जीसीसी कंट्रीज, मेरा मानना। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और हमें याद है कि जनरल कासिम सुलेमानी भी इराक की सरजमीन पर ही जो है उन्हें निशाना बनाया गया था, वहाँ शहीद हुए थे, और बड़ा एक क्लोज उनका ताल्लुक भी है, अलाय भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। और यकीनन हम देख रहे हैं कि इराक भी जो है वो भी ये कह रहा है कि जनाब मुतालबा कर रहा है ईरान से कि जो अपना हुर्मुज़ है वहाँ पर टोल नहीं होना चाहिए, फ्री पैसेज होना चाहिए। लेकिन ये सारी पाबंदियाँ जो हैं, अब देखते हैं कि अगर अमेरिका ये सैंक्शंस लिफ्ट करता है ईरान के ऊपर से,
तभी ईरान जो है वो फ्री पासेज उसको रहने देगा, वरना जो डैमेज हुआ है ईरान का इस जंग के अंदर, नुकसान हुआ उसको वो टोल के जरिए किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेगा कि उसको। की बात ये है कि अभी भी खतरा मौजूद है, मतलब बाज अभी भी नहीं आए, जितनी मर्जी सालिसी कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन वही वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे टाइम गेन कर रहे थे कि उन्होंने वोट गेन करने हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा बढ़ा दें ये सिलसिला, लेकिन बर्दाश्त फिर भी नहीं हो रहा। एक तरफ से कुछ है, दूसरी तरफ से कुछ है, बट येस वी होप कि खिते में अमनी हो, अगेन कुछ ना कुछ इसका भी सोल्यूशन निकले। आगे बढ़ते हैं और एक ख़बर नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। आजकल हम देखते हैं हर कोई स्मार्ट चीज़ों का बड़ा शौकीन होता है, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट टीवी हो, तो लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो स्मार्ट टीवी है, जितना हमें देख रहा है हम उससे उतना देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सच्ची बात तो ये है कि ये जो टीवी है अब सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि हमारे ड्राइंग रूम में बैठा एक ऐसा जासूस बन गया जो खामोशी से हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है। और इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है जी, जिसे कहते हैं ACR नामी, जो हर चंद सेकंड बाद आपकी स्क्रीनिंग का जो है वो स्क्रीन का फ़ोटो लेती है और आप क्या देख रहे हैं, क्या स्किप कर रहे हैं, और यहाँ तक कि HDMI पर आपका जो लैपटॉप लगा होता है वो भी महफूज नहीं है। हम ये तो टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, ACR टेक्नोलॉजी है, इससे सेफ तो VCR टेक्नोलॉजी थी जो हम रेंट पे लिया करते थे। खैर, माहिरीन के मुताबिक ये सारा जो डेटा है ये इश्तिहारी कंपनियों को फिर बेचा जाता है एट दी एंड, ताकि वो हमें हमारी पसंद के मुताबिक इश्तिहारात दिखा सके। मतलब हमारी प्राइवेसी जो है वो अब सरे बाजार जनाब बिकने के लिए तैयार है। और अमेरिका में तो कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं, महम अब ये हो चुका है कि मतलब मैं अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, पहले तो एल्गोरिदम बहुत रेयर आपको वो रेकमेंड करता था, अब वो अगर आपको 10 वीडियोस रेकमेंड कर रहा है तो उसमें से 8 वीडियोस उस मौजू पर होंगी, उस टॉपिक पर होंगी जिस पर या तो आपने बात की है या जिससे रेलेवेंट आपने गूगल पर सर्च किया। होता है हम प्रोग्राम करके जाते हैं और उसी सिलसिले में हमें इस तरह की चीजें नजर भी आ रही होती है, एड्स भी वैसे ही आ रही है। गूगल कह रहा होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग मेरे पास है। तो जनाब आपने क्या करना है, आपके लिए भी आप हम हल ना लेके आए ये कैसे हो सकता है। टीवी की सेटिंग्स पे जाएं, सिंपली वहाँ प्राइवेसी या सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन आप तलाश करें और उसमें मौजूद ACR या व्यूइंग डेटा के बटन को फौरन आप बंद कर दें। कुछ ब्रांड्स में इसे स्मार्ट इनसाइट का नाम भी दिया जाता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का जनाब मालिक ना बनने दें। और ये तो हमने आपको एक बात बताई कि एक और हम बात भी बता दें। एक और बात भी बता देती हूँ, मोबाइल से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बार बार मोबाइल चेक करने और फिर मुसलसल जो नोटिफिकेशंस हैं उससे तंग आ चुके होते हैं। तो अब एक चॉकलेट बार आपको चंद लम्हों का हकीकी सुकून दे सकती है। मशहूर चॉकलेट ब्रांड जी किटकैट ने एक ऐसी मुनफरिद और हैरान कुन पैकेजिंग मुतारिफ करवाई है जो सिर्फ चॉकलेट जो है वो लपेटने के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन के सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस महदूद और तादाद इसकी जो है वो बड़ी महदूद है और इसमें हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो मोबाइल फ़ोन को अंदर रखते ही कॉल्स, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और GPS जो सिग्नल्स हैं उनको फ़ौरन रोक देता है। और ये किटकैट के मशहूर स्लोगन हैव अ ब्रेक को हकीकत का रूप देने की एक ज़बरदस्ती कोशिश है। और हम ये रैपर अगर हम देखें तो फ्रेडिकेज टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो बरकी मकनातीसी सिग्नल्स को अंदर या बाहर जाने से रोकता है। इस रैपर में तांबे, निकल और पॉलिस्टर समेत कई खास लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। और कंपनी के मुताबिक इस रैपर को तकरीबन 1 साल तक बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। और बाद में ये रिसाइकिल भी हो सकता है। फिलहाल ये पनामा की टेक्नोलॉजी नुमाइशों और जामियात में बतौर तजुर्बे के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। और आज के दौर में मोबाइल से चंद लम्हों की दूरी ब्रेक किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। और चॉकलेट के साथ जहनी सुकून का आइडिया तो जनाब सुपर हिट है, लेकिन आपने फिर भी कम ही खानी है। मीठे का आपने इंटेक जो है वो कम अच्छा, मुझे अब समझ आ रही है, उन्होंने रिलेट किया है किटकैट ब्रेक के बाद। अब ये हैवा ब्रेक वाकई बनती है और इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया भी है। और ये आप भी इसी आइडिया पे अमल कर लें। चॉकलेट ब्रेक और ये टेक्नोलॉजी ब्रेक का तो नहीं पता, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ये वाली ब्रेक ले लेते हैं। हैव अ ब्रेक, स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हो गया है सेहत से जुड़े मसाइल का हल निकालने का। हमारे लाइफस्टाइल जो है अगर हम देखें तो वो बुरी तरह कहीं ना कहीं हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा होता है।
होता है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20% लोग, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है, सुबह बिस्तर से उठते ही एड़ियों में जी खंजर की तरह चुभने वाले दर्द का शिकार हो रही हैं और अक्सर लोग इसे मामूली थकन समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये पाँव के नीचे मौजूद नाजुक झिल्ली की दायमी सोजिश प्लांटर फिटियाइटिस होता है, जो आगे चलकर आपकी हड्डी बढ़ने का सबब बन सकता है। और माहिरीन के मुताबिक हमारा सुस्त लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ वजन और मार्केट में मिलने वाले गैर आरामदेह फैशनेबल जूते इसकी सबसे बड़ी वजह है। और एड़ी के दर्द को नज़रअंदाज करना कितना नुकसानदेह है और बगैर अद्वियात की कुदरती तरीकों से इसका मुस्तकिल इलाज कैसे मुमकिन है, इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बायनास नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मरवी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, इसके लिए किसी रिसर्च की ज़रूरत तो नहीं है कि एड़ियों में ज़्यादा दर्द किसको होता है? वो सिंपल सी बात अंडरस्टूड है कि ख़वातीन चूंकि हील पहनती हैं तो फिर एड़ियों में दर्द होता है। और क्या मतलब, आप सीधी सी बात करें, ख़वातीन को दर्द होता है? नहीं, अरकुन निसा भी इन्हीं को ज़्यादा होता है। लंगड़ी का दर्द जिसको शाटिका कहते हैं, उसका नाम भी इसीलिए अरकुन निसा, यानी। अच्छा, अब बात यह है कि इसकी वजह यह है कि एक तो हमने अपने आप को बैलेंस चलना जो है वो छोड़ दिया हुआ है। इवन दो बैलेंस खड़े होना छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों लेग्स के ऊपर एक साथ बराबर वजन के साथ नहीं खड़े होते, मतलब थोड़ा कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई ऐसे खड़ा होता है, बैलेंस नहीं होते। एक तो वो वजह है। दूसरी वजह आ गई लंबे लंबी हील्स, पेंसिल हील्स। बस आज मैं आपका निशाना हूं, कभी मेरे चाय का कप तो कभी मेरी हील। उनके साथ आप देखें ना कि आपकी जो पाँव है जैसे ये इस तरह से होना चाहिए, जब ये इस लेवल पे आएगा तो फिर आपके मसले वहाँ पे बनेंगे। और उसके बाद आ गया हमारा खुराक, खाना पीना, उसकी गलत आदत, यानी चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें, बड़े गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद हमारे यहाँ ये बनस्पति घी और जो कुकिंग ऑयल और मार है बीमारियों की, इसके अंदर जो हम खाने पका के खा रहे हैं। उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोज़न फूड्स वगैरह, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल। ठंडी चीज़ों से आपको वक्ती सुकून ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे आपके मसल जो है उनमें खिंचाव भी आता है। ठंड से मसल्स खिंचते हैं ना, खिंचाव आता है। अच्छा, एक और काम जो ख़वातीन के यहाँ हो गया कि जो इन्होंने जब से किचन जो है वो स्टैंडिंग किचन कर लिया जी, कि सारा दिन जो भी काम करना है वो स्लैब पे खड़े होके, कई घंटे खड़े होके स्लैब पे आटा गूंद रहे हैं, वो भी वहीं पे खड़े होके सब्जी काट रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, कुकिंग हो रही है, हंडिया पक रही है, रोटियां पक रही हैं, सारा दिन खड़े होके। अब जरा पुराने दौर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो खातून उस वक्त ज़्यादा अच्छी थी, मसले उस वक्त। अच्छा, ये देखिएगा कि वो एक एक्सरसाइज भी थी कि हम जब नीचे बैठकर कुकिंग करते थे, आटा गूंदती थी ख़वातीन, उसके साथ आपके घुटनों के मसले जो हैं, जो अब आके हुए हैं, ये उस वक्त नहीं थे, चूँकि हम घुटनों को पूरा नीचे तक एक्सरसाइज एक हमारी हो रही होती थी। कमर के मोरों के मसाइल जो इस वक्त आ चुके हुए हैं, ये हमारे उस वक्त नहीं थे। तो फिर वही बात मैं करूँगा जो हम अक्सर कहते हैं कि बैक टू द नेचर, फितरत की तरफ वापस जो है ना वो लौटना है, और लौटेंगे, लौटना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो फिर ये मसले सारे देख लें। अब उसकी जगह क्या इंडस्ट्री ने ले ली कि एक इंडस्ट्री जो थी वो और परवान चढ़ गई, जिसमें ऑपरेशंस आ गए, सर्जरियां आ गई, कभी मोरों का मसला, उस पर सर्जरी हो रही है, कभी बैकबोन का कोई इशू, मसल्स, कभी गर्दन के। उसके बाद एक दौर पीछे ये भी रहा, हमने बहुत सारे केसेस अपने इर्द गिर्द देखे हैं, यकीनन आपने ज्यादा देखे होंगे, कि जिनको सर्जरी रेकमेंड कर दी गई, कहा गया कि ये बड़ी माइनर सी सर्जरी होगी, और वो बगैर सर्जरी के भी ठीक हो गए। सर देखें, सर्जरी उसका हल नहीं है। आप मसल्स और असाब की बात को समझें। ये एक शख्स खड़ा है, ये एक शख्स खड़ा है, अब ये रुकू में जा रहा है, ये और झुक रहा है, ये सजदे में चला गया, ये उठ रहा है, ठीक है। तो ये फर्ज करें कि इसी तरह ही मोरे होते हैं जैसे ये पोर है उंगली के, बिल्कुल। तो अब ये कैसे मूव कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूंगा, जो मैं कर रहा हूँ, आपने मुझे देख के वैसे ही करना है। कीजिए, कैसे हुआ? आपने देखा, आपने सोचा, तो आप मुझे देख रहे थे तो आपने सोच लिया, और फिर आपको पैगाम रसानी आंख से देख के उसके साथ आपका नर्वस सिस्टम ऑपरेट हुआ, और उसने आगे मस्कुलर सिस्टम को ऑपरेट किया, तो आपकी हर चीज उसी के साथ उसी तरह से साथ साथ फौरी होना शुरू होगी। इससे अच्छी पैगाम रसानी दुनिया में कोई नहीं होगी। अच्छा मरवी साहब, आप कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अब उसमें ये हुआ कि अब
मसल्स, फर्ज करें कि आप अपनी उंगली इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से सिर्फ इस वाले पट्टे को ऐसे दबाएंगे, ये आप दबा रहे हैं तो ये देखें बैंड हो रही है। अब इसको सीधा करने की कोशिश करें, पूरा प्रेस हो गई नहीं हो रही। अब आप इसको इसके इस मसल्स को आपके इसके प्रेशर को खत्म करें। मोरे आपके ठीक है, खाम खाम में मोरों के ऑपरेशन, मतलब सिर्फ पैसा कमाओ मजे उड़ाओ की मुहिम जो है वो इस वक्त बड़ी पूरी अरूज पे, और हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन लोग जो इधर से निकल कर नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ कैसे जाती है और क्या अलामात है, मतलब साइंस क्या है कि जब और मेरा सवाल ये है कि जो फार्मा के मोहरे हैं इनसे कैसे बचना जो आप जो चिकन ब्रायलर बहुत ज्यादा खा रहे हैं और वलैती अंडा, वलैती मुर्गी, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है आपकी हड्डियों के ऑस्टियोपोरोसिस को। आपकी हड्डियां जो है ना वो साइडों से उसके जो किनारे होते हैं वो भुरना शुरू हो जाते हैं। आपकी डबल रोटी इसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल अदा कर रही है। लेकिन हम इन चीजों से, चाहे आपकी बहुत ज्यादा इस चीज में रोल अदा कर रही है लेकिन आप उस पर लगे हुए आदी हैं, ये भी एक नशे वाला काम हो चुका हुआ है। ये चीजें ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं, हड्डियां के किनारे भुरना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से कोई नोक बन जाती है, फिर कहा जाता है यहाँ से हड्डी बढ़ गई। अब इसका बेहतरीन हल जो फिलहाल रूटीन में आप घर बैठ के कर सकते हैं, या अपनी एड़ियों को हल्की फुल्की भी दर्द शुरू हो गई है तो उसको मजीद बचाना चाहते हैं, तो लेमन हर घर के अंदर मौजूद है। आप लेमन लें बड़ा सा, थोड़ा उसको दरमियान में से सेंटर में से काट लें, काट के तो आधा जो लीमू है वो आपने ऐसे पकड़ना है और पकड़ के आप उसको, जो घर में तवा होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, इसको गर्म करके पास रख लें और लीमू को, आधे लीमू को ऐसे पकड़ के पीछे से थोड़ा सा उंगलियां आपकी जरा बचानी है कि तवे को टच ना हो, यूं पकड़ के आप तवे के ऊपर ऐसे करके गर्म करें। इधर से गर्म किया और एडी वाली जगह पे ऐसे ऐसे करके आप उसको गर्म कर करके आप ऐसे ऐसे उसकी सिकाई करेंगे एडी के ऊपर, साइडों पे ऐसे और नीचे वाली साइड पे, तो आपके ये मसले जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। लेमन हर घर में मौजूद है और बड़ी इजी अप्रोच में है, हर जगह पे दस्तयाब है। अच्छा मेहरवी साहब, ये भी बता दें कि ये जो सोजिश वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी न किसी हिस्से में पाँव के, तो उसके लिए भी ये कारगर है। और इसके अलावा जो प्लांटर हम देख रहे हैं, फिशियाइटिस, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है या ये किसी बड़े मसले की इंडिकेशन भी है? देखिए ये दोनों चीज़ें ही हैं। इसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि आपके घर में फिर दो चीज़ें मौजूद हैं जो हम अक्सर बात करते हैं कि किचन रेमेडी देखनी है पहले सबसे, फिर हमें किसी तबीब की तरफ जो है, नेचुरोपैथ की तरफ जो है रजू करना है। आपके घर में हल्दी मौजूद है, आपके घर में साबुत सूखा धनिया आपको पता है घर में मौजूद होता है। आप 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लें, उसको हथेली पे रखें, ऐसे थोड़ा सा मसल के आप उसको 1.25 गिलास पानी में डाल दें। 1 चम्मच छोटा चाय वाला हल्दी जो घर की पिसी हुई जाती, वो आप उसमें डाल दें और इसको थोड़ा चूल्हे पे रख के इसको 2-4 दफ़ा उबाले आने दें। जब ये 1.25 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए तो इसे नीचे उतार लें और इसको छान लें। अगर आप इसमें मीठा डालना चाह रहे हो, गुड़ या शक्कर, तो वो आप ऊपर ही जब वो बना रहे हैं तो उस वक्त डाल दें। और अगर आपके पास शहद हो तो वो चूल्हे पे नहीं डालना, वो आप नीचे उतार के जब उसको छान लेंगे तो फिर आप उसमें शहद डालें 1-2 चम्मच, उसको मिक्स करें और उसको नीम गर्म आप जो है ना वो कोसा को थोड़ा तेज़ गर्म जरा आप इसको सिप ले के पिएं, तो ये आपके हड्डियों के जोड़ों के अंदर जो आपके, मतलब इवन ये इससे अच्छा पेन किलर और कोई नहीं है। और ये घर का पेन किलर है, आपको किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम भागते हैं कि पेन किलर लानी है, खानी है, मैदा खराब करना है, जिगर खराब करना है, गुर्दे खराब करने हैं और उसके बाद फिर लगे रहना है और साथ मेंटल डिसऑर्डर भी तरीका आजमाएं तो देखें उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। अच्छा मेरे भी साहब एक और चीज़ भी होती है, अक्सर हमें देखते हैं ख़वातीन में खासतौर पर दर्दें शुरू होती हैं ना, तो कहते हैं विटामिन डी की कमी है और जाते हैं सप्लीमेंट्स लाकर खाना शुरू कर देते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है? देखिए विटामिन डी इतनी कमी नहीं है जितनी बना दी गई हुई है। ठीक है, यानी आपको सूरज आपके पाकिस्तान में इस वक्त पूरी आबोताब के साथ, आफ्ताब भाई ने कल क्या किया है सबको पता है। तो हमें विटामिन डी तो सूरज की रोशनी से मिल रही है, लेकिन कोई दवाइयाँ बेचना चाहता है तो वो एक स्टैंडर्ड रख लेता है कि ये एक लेवल रखा गया है और इसमें कितने लोग इसको कहाँ रखें कि ज्यादा लोग इसके अंदर जो है ना वो फंस जाएं। तो हमारे साथ तो वो वाली पोजीशन हो रही है, जिस तरह से आयोडीन वाला नमक जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उस घर की, उस मरीज की जरूरत थी जिसको आयोडीन की कमी थी। अब ये पूरे पाकिस्तान में सारे लोगों को आयोडीन वाला नमक खिला खिलाकर हमने जितनी बीमारियों की तरफ धकेला है, जितने मसाइल पैदा किए हैं, उससे जो इंडस्ट्रियां जो उनके पीछे जिनकी प्लानिंग थी, पैसा तो उन्होंने कमाया। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको, इनको, मुझे या किसी को भी जो देखने वाले,
अगर इनको आयोडीन की कमी नहीं है तो वो आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो उनके अंदर आयोडीन की ज्यादती हो जाएगी, और वो जो ज्यादती है वो उस कमी से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे हमारे पास कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो ये बैठे जिनको हेल्थ के कोई चीजें दी जाएं और उन्हें कहा जाए कि आप इसको देखें। एक शोबा है और वो शोबा जो है उसकी जो मिनिस्ट्री है वो सारी की सारी सिर्फ एक ही शोबे को जो है वो प्रमोट करती है और उसी के ऊपर लगी हुई है। वहाँ उनको अपने मफादात नजर आते हैं, उनको दूसरे तरीका इलाज है। मतलब अभी तो जो यूरोपीय यूनियंस हैं उनके अंदर या जो अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असेंबली है उसका एजेंडा 2030 वाला जो है उसको उठा के देख लें कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप अपने इलाकाई खित्तों के जो इलाज मुआलजा हैं उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी दें। और मेहरवी साहब यहाँ पे प्रिवेंशन पे हम देखते हैं कि फोकस कम है और हॉस्पिटल्स बनाने पे इस तरह की चीज़ों पे फोकस ज़्यादा। भाई आप उनको हॉस्पिटल जाने से रोकें। लिटरेसी रेट आप देखें, बड़ी आपकी दुरुस्त तजवीज़ है कि कोई इस तरह की कमीशन भी हो कि हम आम जिंदगी में क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या हमारा लाइफस्टाइल है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देते रहते हैं। देखें ना कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि हर साल हमारा ज़कात का पैसा, हर साल हमारा खालों का, चंदे का, फितराने का पैसा अरबों रुपया इकट्ठा होता है और वो कहाँ जाता है, किन अस्पतालों को जाता है और किस तरीका इलाज की दवाइयों पे सिर्फ वो जाता है। और हमारे हेल्थ के बजट जो है इस वक्त वो चाहे वो सूबों के हों या नेशनल लेवल के हों, कौमी सतह पर, वो सारा बजट जो है वो सिर्फ एक ही तरीका इलाज को और अंग्रेजों को, और वो सारा पैसा उधर चला जाता है और हम उनकी दवाइयाँ खा के हर साल हम बीमार से बीमारियां बढ़ रही हैं, हम ठीक नहीं हो रहे, ना निजात मिल रही है, ना बीमारियां वहां रुक रही हैं, ना किसी का मसला वहां ठहर रहा है। वो जितनी दवाइयां ज्यादा खाता जा रहा है उतने उसके मसाइल बिगड़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें फितरत और नेचर की तरफ आना है और ने आपको फितरत और कुदरत के मुताबिक, मतलब मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्लान अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो मैं जिन चीज़ों को ऑलरेडी मैं वो लेक्चर कंडक्ट करा रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, अगर उसको प्रॉपर तरीके से पूरी कौम को वो लेक्चर्स जो है वो दे दिए जाएं और एक साल कौम इस पे अमल करे तो आपके मुल्क का 70% से ज्यादा बजट जो है वो एक साल में रिड्यूस हो सकता है। लेकिन कोई करना नहीं चाहता या कोई करवाना नहीं चाह रहा, जो कि मफादात कुछ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का। और वाकई हम अपनी सेहत पर उस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं। चलें स्टेट लेवल तक तो एक अलग बात है, इनफरादी तौर पर भी देखें तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो लाइफस्टाइल अपना बेहतर करने की ज़रूरत है, डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और अच्छे जूते पहनने की भी ज़रूरत है। अच्छे जूते पहनने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप ये एड़ियों के मसाइल से बच सकें और बिला वजह एड़ी लगानी भी नहीं चाहिए किसी के काम में, ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ ब्रेक के जाने पड़ते, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पोश इलाकों सेक्टर F7, 1 और E11 से एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला स्कैंडल सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। FIA, कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जो रिहायशी घरों को लेबॉर्ट्री बनाकर वहां फ्रिज और कंटेनर्स में इंसानी अज़्ज़ा जो है वो मुबैना इंसानी गोश्त और नौमौलूद बच्चों की अस्तग़फिरुल्लाह यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो स्मगल करने के लिए ज़ख़ीरा करते थे। और पिम्स अस्पताल ने उनके इंसानी अज़्ज़ा होने की जो है तस्दीक भी कर दी है उज़ैर। और वहाँ ये इंतहाई हसास और संगीन मामला है क्योंकि मुल्ज़िमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ये प्लासेंटा ख़रीद कर इसे ड्राई करते थे और फिर जनाब इसे भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल भी कर रहे थे। ये वो उस्फ है जिसके वाले से हम आपको बता दें कि जो रहम मादर में बच्चे को ऑक्सीजन देता है और जिसे अस्पतालों में तिब्बी फजला समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स और रिवायती तिब की ब्लैक मार्केट में इसकी करोड़ों रुपए कीमत है। इस घिनौने धंधे के पस पर्दा हकाइक जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आमिर बलोच ने ज्वाइन किया। उनसे आमिर बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें लेटेस्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या हुई है और क्या नई मालूमात जो हैं वो अब वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आई? आज देखें जो FIA ने 24 जून को जुम्मा का रोज था जिसमें F7 जो सेक्टर है, पोस्ट सेक्टर है, वहाँ पर एक प्राइवेट घर में छापा मारा था और जो हुटा है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उनके एक नुमाइंदे, 2 नुमाइंदे भी उनके साथ थे। तो 500 किलोग्राम
प्लेसेंटा का दावा किया है कि उन्होंने 500 किलोग्राम प्लेसेंटा बरामद की है इन बाशिंदों से, और 5 जो उस वक्त जो 3 चीनी थे और 2 पाकिस्तानी थे, जिसमें एक ड्राइवर था और एक सहूलतकार मकामी था। तो 5 बंदों को F7 से गिरफ्तार किया था। उसके बाद तफ्तीश के दौरान उनकी ही जो तफ्तीश थी उन्हीं की निशानदही पे E7 मरकज में भी उन्होंने एक घर में छापा मारा था, जहां पर जो मजीद प्लेसेंटा था वो बरामद किया है, और वहां से भी 1 चीनी और 2 पाकिस्तानी बंदे गिरफ्तार किए हैं, और तकरीबन 8 बंदे टोटल इस टाइम गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें उनका 4 दिन का रिमांड लिया था मकामी अदालत से, और आज वो रिमांड मुकम्मल हो रहा है और आज उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद मजीद रिमांड भी लिया जाएगा। और जो तफ्तीश की है उस तफ्तीश के दौरान ये चीजें सामने आई हैं कि ये जो जब गिरफ्तार किया गया था उन चीनी बाशिंदे और जो दीगर लोग थे उनको के उन्होंने कहा था कि ये भेड़ के नाल हैं, तो वो बज़ाहिर तो इन्होंने ये शो किया, लेकिन क्योंकि जो साथ जो मकामी लोग हैं जहाँ F7 में यहाँ जहाँ पर ये आम रिहायश में रह रहे थे, वहाँ उनके साथ जो हमसाये थे उनकी जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, और उन्होंने भी शिकायत की थी कि ये यहाँ से बदबू आ रही है। तो उस शिकायत के ऊपर होटा ने FIA को दरखास्त दी और FIA उनके साथ गई और वहाँ पर ये चीजें बरामद हुई और एतराफ भी किया गया है, ये दावा किया गया है FIA की जानिब से। और अभी तक क्योंकि जो कोई भी फोर्स की तफ्तीश को वैलिड नहीं माना जाता जब तक अदालत में ये एतराफ ना करे, लेकिन जो FIA के मुताबिक उन्होंने एतराफ कर लिया है कि ये इंसानी प्लेसेंटा है। अब ये FIR जो दर्ज की है वो जो हिना कंवल है उनकी जो अफसर हैं होटा की उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है, और FIR में जो पाकिस्तान का एक्ट है जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट 2010 उसकी दफात 10 और 11 के तहत ये FIR की गई, और साथ साथ जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफात जो जिनमें दफात शामिल की गई उनमें 109 दफा शामिल की गई है, और इसकी जो कम से कम सजा है वो भी 10 साल सजा है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी है। और अगर मजीद इसमें कोई चीज अपडेट आती है मजीद अपडेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सजा का भी मामला तय होगा। ये बताइएगा, ये जो गैंग आप बता रहे हैं ये कब से एक्टिव था, इस घर में कब से मुकीम था और कब से ये धंधा कर रहा था, और उससे पहले क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई थी, कोई नोटिस में लाया गया था, कोई जो ऐनी शाहिदीन हो या आसपास के नेबर हो उन्होंने कोई कंप्लेन की हो? ये देखें, जो हमसाए हैं इस जो प्राइवेट घर था उसके जो हम साथ साथ 2-3 हमसायों से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक हम गुज़श्ता कोई 3 से 4 महीने से बाकायदा तौर पर शिकायत कर रहे हैं जो मकामी इदारे हैं जो खास तौर पर सफाई से मुतल्लिक और दूसरे, उसके बाद जाके हुटा को किसी हमसाये की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, हुटा जाके एक्टिव हुई और उनके आमिर बहुत सारे सवालिया निशान है कि 3-4 माह से जो नेबर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे थे और वो स्मेल जो है उसको बेयर भी कर रहे थे, लेकिन इतनी देर के बाद एक्शन जो है वो लिया गया, क्यों इतना डिले हुआ, इस पर भी एक तो सवाल बनता है। और दूसरी जानिब यकीनन ये पूरा नेटवर्क है हॉस्पिटल के, हम देखते हैं कि जिन भी प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल से ये प्लाजेंटा खरीदा जाता था इसमें गायनी वार्ड्स और पैरामेडिकल स्टाफ ये सारे इस मकरूह धंधे में शामिल तो हैं। क्या इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, इस नेटवर्क के जो कारिंदे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही? आज देखें, FIA हुकाम से हमारी बात हुई है। FIA हुकाम का ये कहना है कि इसमें एक क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है ये ऐसा मादा है जिसको बगैर ऐसे आप ऐसे किसी ऐसी जगह पे जहां पर आप गंदगी वाली जगह पे नहीं फेंक सकते, बाकायदा तौर पर कानूनी प्रोसेस के थ्रू ही इस प्लेसेंटा को आप या आग लगाते हैं या ऐसी जगह पे दफन करते हैं और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो मतलब ये है कि अगर जैसे रिकॉर्ड उनका मौजूद है उस हर अस्पताल में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, तो हर अस्पताल में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है कि ये प्लेसेंटा है, और उस प्लेसेंटा के बाद उसको जब किसी वेस्ट मैनेजमेंट के तो आमिर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मौजूद होता है, फिर खरीद कैसे लिया जाता है, ये बेचता फिर क्यों है, फिर बेचने वाला भी, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि मुल्जिमान की जानिब से कि जी हम खरीदते थे फिर कार्गो करते थे, तो अव्वल तो पहले ये कि ये बेचा क्यों जा रहा है और जो बेच रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? ये देखें, यही सवाल है कि FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। FIA ये जो नेटवर्क है, ये जो गैंग पकड़ा गया है उसकी जो निशानदही के ऊपर छापे मारने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां उनको ये निशानदही मिल रही है। अब देखना ये कि अब जो अस्पताल है, अस्पताल का अमला
100% श्योरिटी है कि अस्पताल के अमले के मुलविस होने के अगर मुलविस होगा अस्पताल का अमला, तब ही ये चीज बाहर आ सकती है। अदरवाइज ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। अस्पताल के अमले के मुलविस न होने की कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ सकती कि अगर अस्पताल का अमला मौजूद नहीं हो और ऐसे प्लेसेंटा आ जाए। और अब ये जो चीजें तफ्तीश के दौरान चीजें बाहर आ रही है वो ये है कि ये जो प्लेसेंटा था ये 800 रुपए का एक प्लेसेंटा लिया जा रहा था अस्पताल के अमले से, और वहां से लेकर ये प्रॉपर प्राइवेट घर जाए वहां पर पहुंचाया जाता था, और 500 किलोग्राम इस वक्त बरामद हुआ। ये अभी तक ये पाकिस्तान का पहला केस है। लेकिन अगर ये जिस तरह से ये गैंग एक्टिव हो चुका है, अभी 2 छापे मारे गए हैं और इस्लामाबाद में से जो 2 घर हैं, 2 घरों में 500 किलोग्राम ये निकाला गया है। लेकिन अभी दीगर शहरों में भी इस तरह से होंगे, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में डेली की रूटीन पे यकीनन अगर आमिर वफाकी दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद में मिला तो फिर बाकी शहरों में भी हो सकता है कि इसका कारोबार किया जा रहा हो, इसका मकरूह धंधा जो है वो चलाया जा रहा हो। हमें ये बताइएगा आमिर कि जो मुल्ज़िमान हैं ये इसको भीड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क कार्गो किया करते थे, तो पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं और कस्टम्स का जो क्लियरेंस सिस्टम है, क्या वो इस धोखे को पकड़ने में क्यों नाकाम रहा? क्या वजूहात हैं कि क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होते? देखें, ये एक मतलब सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो एक्टिव अभी हो रहे हैं जब पकड़ा जाता है, उससे पहले एक्टिव क्यों नहीं हुए, ये सवाल है। अब ये भेड़ की नाल बताकर ये प्रॉपर जो है ना स्मगलिंग की जा रही है। अब ये नहीं पता कि स्मगलिंग पहले हो चुकी है या ये पहला ही जो है ना अटेम्प्ट थी कि अभी तक ये स्मगल नहीं हो सका था। अगर ये पहले स्मगल हो चुका है तो ये सवालिया निशान है कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है वो कैसे मतलब इनको हैंडल कर रही है और उनको मतलब उनका तरीकाकार क्या है। अगर इंसान जा रहा है, अब कोई पाकिस्तान का जो शहरी आजकल ऑफलोडिंग का आपके सामने सिस्टम है कि ऑफलोडिंग, आपके पास वीजा है, टिकट है, हर चीज लीगल है, वैलिड है, उसके बावजूद भी ऑफलोड कर दिया जाता है। लेकिन ये एक जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये एक ऐसा प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है कि अगर बिल्कुल आमिर बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 800 रुपए में खरीदा जाता था, तो ये सेल कितने में कर रहे थे, कितना कोई पैसा बना रहे थे, और ये गैंग जिस तरह से मुतहरिक है और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं बहुत सारे लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्गो करके फिर भेज कैसे रहे हैं। तो ये भी बताइएगा ये बेच कितने में रहे थे, कितना कोई मुनाफा, कितना कोई फायदा बना रहे थे कि जिसकी वजह से इस धंधे में पड़े हैं ये। अब ये देखें, जो आप 500 किलोग्राम ये बरामद हुआ है, तो अभी जो FIA ने तफ्तीश की है उसमें ये चीज सामने आई है कि सिर्फ 800 रुपए का एक मिल रहा है। तो अब 800 रुपए का ये एक मिल रहा है, लेकिन अभी FIA के मुताबिक ये जिसकी इस 500 किलोग्राम की जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में है। अभी ये तफ्तीश मजीद जारी है, लेकिन जो खास तौर पर ये चीन और वियतनाम में ये जो प्लेसेंटा ये भेजा जाता है, वहाँ ये जो चीजें मेकअप जो चीजें मेकअप की चीजें हैं, उसके साथ साथ जो अद्वियात हैं खास तौर पर जिसमें जो ताकत की चीजें हैं, ताकत की अद्वियात हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब करोड़ जो चीन में खास तौर पर 360 युआन का जो युआन है उनका जो करेंसी है, उनमें जो मकामी बाशिंदे हैं जो इलीगल तौर पर बेचते हैं, जो पाकिस्तान में 800 रुपए का और चीन में 360 युआन का ये बिक रहा है। आगे जो स्मगल करने वाले हैं या जो बेचने वाले हैं वो करोड़ों रुपए में इसको बेच रहे हैं, और खास तौर पर कॉस्मेटिक की चीजें बन रही हैं, और साथ उसके अलावा जो ताकत के अद्वियात हैं जिनमें खास तौर पर जो उसमें बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा करने के बाद जो माँ को जो मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन में भी ये जो प्लेसेंटा है ये यूज हो रहा है। अब जो पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान में 2005 में ये जो ह्यूमन ऑर्गन को इलीगल करार दिया गया था, और पूरी दुनिया में अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 2005 में ही इंटरनेशनल कानून बना था कि ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को इसकी जो खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इसमें जो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में खास तौर पर जो जहरीले मादे हैं, क्योंकि जब ये माँ के पेट में बच्चा होता है उस दौरान ये पैदा होता है, और ये लाइफ लाइन का काम देता है, और जो ऑक्सीजन और खुराक बच्चे को फराहम करता है, इसके जरिए
पहुंचती है बच्चे तक, और बच्चे का जो वो होता है अखराज होता है, जो उसके बच्चे की जो गंदगी लफ्ज इस्तेमाल कर लें कि गंदगी अगर होती है तो वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर जाती है। तो मतलब ये एक ऐसा वो है, बिल्कुल जहरीले मादे भी मौजूद हैं जो कि खतरा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने वक्त दिया और तफसीली हमें इस हवाले से बताया। और वाकई ये घिनौना धंधा इस कदर सरेआम हो रहा है और बर वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया। जब नेबर्स ने बताया कि जी 3-4 माह से ये सिलसिला जारी है और बदबू आ रही है, तो तीश होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इस तरह की सोसाइटीज़ में कुछ 1-2 घर ऐसे होते हैं जहाँ कोई मतलब मौजूद ही नहीं होता या रेंट आउट नहीं किए होते, बरसों से खाली पड़े होते, तो अक्सर अंदर देखते हैं कि काम भी लोग कर रहे होते हैं, तो पता नहीं अंदर क्या काम करें। इस तरह प्राइवेट जगहों पर खास तौर पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई अंदर क्या बिजनेस चल रहा है, कोई नोहा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का घिनौना धंधा इंसानी अज़ा इस तरह से स्मगल करना और की जानिब से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जनाब हमारे लिए आंखों का काम करें, और जब लोग इस तरह से खुद से ये कोई मशकूक सरगर्मी देखते हैं कहीं अपने इर्द गिर्द होते हुए अपने हमसाए में, और वो कंप्लेन करते हैं और उसके बाद इतनी देर बाद अगर एक्शन लिया जाए, तो ये यकीनन इस बात पे भी एक्शन होना चाहिए कि इतनी लेट जो है ये कार्रवाई क्यों की गई, जबकि कंप्लेन पहले से मौजूद थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हॉस्पिटल का अमला हो और फिर जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं, तो जनाब इसको मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस जो है वो करने की जरूरत है। और उज़ैर अस्पतालों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल है। अच्छा, कुछ ममालिक में ऐसे किया जाता है, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि अगर मतलब बेबी की बर्थ के दौरान ही ये प्लेसेंटा जो है वो पेरेंट्स को दे दिया जाता है, तो वो इसको दफना देते हैं या फिर अपनी अपनी जो भी उनकी आगे सरगर्मियाँ इसको लेकर जो भी वो कर सके वो उनकी मिल्कियत में आता है, तो वो अस्पताल की मिल्कियत में ही नहीं होता कि इस तरह के काम कर सके। लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड में अस्पताल की मिल्कियत में, तो अस्पताल का ये राइट नहीं है कि वो उसको सेल करे और आगे जाके इस तरह करोड़ों में बिके। और देखें वो किस तरह के मतलब मटेरियल बनाकर आगे सेल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंदा धंधा और बहुत ही गंदी स्मगलिंग जिसे कह लें कि बहुत अफसुर्दा चीज़ भी है। तो वाकई इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी लोग मुलव्वस हैं, पाकिस्तान की बदनामी का बायस है इस तरह की चीजें, इनको रोकने की जरूरत है, रोकने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब कुछ उज़ैर मौसम की बात कर लेते हैं, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कल ऐसे लग रहा था कि जैसे बस कोई सूरज जो है ना वो इधर आ गया, पास आ गया, रोके नहीं रुक रही। और वाकई तपती और जलती हुई जो गर्मी है, बिलाखिर मुल्क में प्री मानसून बारिशों की एंट्री होने जा रही है। जी, इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही हैं और एनडीएमए ने 3 जुलाई तक मुल्क गिर बारिशों की जो पेशगोई की है, लेकिन ये बारिशें अपने साथ एक बड़ा सिक्योरिटी और डिज़ास्टर चैलेंज भी लेकर आ रही हैं। इन बारिशों की वजह से शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी से पिघल सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के दरियाओं में पानी की सतह अचानक बुलंद होने और फिर ग्लेशियाई झीलें जो हैं वो फटने का भी शदीद खदशा मौजूद है। अगर हम देखें तो हुंजा, चित्राल, सवात और स्कर्दू जैसे सियाती मकामात इस वक्त बराह रास्त रेड जोन के अंदर हैं। एनडीएमए ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को अलर्ट तो कर दिया, लेकिन ये प्री मानसून स्पेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसी पर जनाब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब ने। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस बार जून में जो शदीद हीट वेव देखी गई, इसके फौरी बाद प्री मानसून का ये स्पेल कितना शदीद हो सकता है? क्या ये बारिशें सिर्फ गर्मी का जोर तोड़ेंगी, अपने साथ गैर मामूली तूफान और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी ला रही है? देखिए, आज जो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो बारिशें होंगी वो प्रॉपर मानसून जो है ना वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप देखेंगे कि कहीं तेज़ बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश है और बाज़ जगहों पे मूसलाधार बारिश भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही। इसमें जो है जो अभी वेरी हॉट और ह्यूमिड वेदर है, इसमें ज़रा ब्रेक आ जाएगा। अगले जो 24 से 48 घंटे होंगे, इसमें मौसम शदीद गर्म मुख्तलिफ इलाकों में रहेगा। ताहम जैसे ही जुलाई का आगाज़ होगा तो बारिशों की एंट्री होगी, जिससे जो है ना इसमें कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। जी सही। अच्छा खान साहब, एनडीएमए ने शिमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का जो है वो इंदिया दिया है, खदशा जाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में इस वक्त कितनी ऐसी झीलें जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं, जो किसी भी वक्त नीचे आबादियों के लिए भी तबाही का सबब बन सकती हैं?
देखें जी, इस हवाले से जो है आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो पहाड़ी इलाके हैं और बहुत सारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिसको महकमा मौसमियात मॉनिटर भी करता है और इस हवाले से एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। और उस अलर्ट पे जो है ना वो ग्लेशियर झीलों के जैसे पानी के अखराज के हवाले से भी बात की गई है। और जो झीलों की आपने बात की, तो जैसे ही अगर कोई इस तरह का होगा तो वो हमारे जो एक गल्फ मॉनिटरिंग यूनिट है बाकायदा वो उसको वॉच करता है और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो वो उसमें उसी वक्त जो है वो कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। ताहम एक अलर्ट जो है ना वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही। इरफान साहब, अब जुलाई के पहले हफ्ते में जो बाकायदा मानसून सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है या प्री मानसून, क्या ये सिस्टम अब हम देखें तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं पैदा करने जा रहा? देखिए, अमूमन जो होता है हमारे यहाँ मानसून का आगाज़ हो जाता है जुलाई में और इस बार भी ऐसा होने जा रहा है कि पहले ही हफ्ते जो है ना हमारे पास प्रॉपर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से भी मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा और अरेबियन सी से भी आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के हमारे पास जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश से कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा रहेगा। इसके अलावा जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे जिसमें दीर, सवात, कोहस्तान, बटग्राम और चित्राल के इलाके होंगे, इवन जो कोरम के इलाके हैं यहाँ पर भी बाड़ा चिनार और पेशावर के इलाके, स्वाबी के इलाके, मर्दान के इलाके, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ इलाकों में जो है ना वो हल्की और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश। इस मूसलाधार बारिश से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो नदी नाले होंगे वहाँ पर भी पानी का बहाव बढ़ेगा भी और जो पहाड़ी इलाके होंगे ख़ास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, कश्मीर और जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा जो पहला हफ्ता जो जुलाई का होगा उस वक्त। सही, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं और ग्लेशियर फटने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, कहाँ कहाँ लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद है? देखिए, लैंड स्लाइडिंग अगर आप जाएं पहाड़ी इलाकों में तो बाज़ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लैंड स्लाइड जब बारिश होती है तो वो लैंड स्लाइड जो है ना वो मुमकिनात में हो जाती है। जैसा कि अगर आप चित्राल की तरफ जाएं तो चित्राल में रास्ते में कई लैंड स्लाइडिंग एरियाज हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड है। जब बारिश एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खदशात रहेंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग के खदशात हैं और कश्मीर के इलाकों में भी। जी अच्छा इरफान साहब, हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त जो है वो पीक सीज़न होता है और टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान में और टूरिस्ट जो है वो रुख करते हैं शुमाली इलाका जात का, नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। तो आप अगर उनकी रहनुमाई के लिए बता सकें कि जुलाई में अगर आपको अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस सीज़न के अंदर तो आपको किन एरियाज़ की तरफ जाने से गुरेज करना चाहिए और किन एरियाज़ में आप जा सकते हैं सैर व सयाहत के लिए? देखिए, अभी अगर हम बात करें ना कि जुलाई में जब ये वाला स्पेल आएगा ये तकरीबन इसकी शिद्दत जो होगी 2, 3, 4 जुलाई में ज़्यादा होगी। इन तारीख़ों में जो है इन इलाकों की तरफ, पहाड़ी इलाकों में किसी भी पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख ना करें क्योंकि जो स्पेल आ रहा है ये पहला स्पेल होगा। ये शिद्दत के साथ आएगा, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश करेगा। इसलिए जो जुलाई का पहला हफ्ता है इसमें सयाहों को एहतियात करनी चाहिए। या तो इस तरह करें कि अगर उन्होंने कोई लॉन्ग प्लान है तो बारिश स्टार्ट होने से पहले जाके उधर आप चले जाएं और जब बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद आए, वरना बारिश के दौरान में वहाँ पर सफ़र ना करें, सफ़र से गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी अब स्लाइडिंग के भी ख़तरात मौजूद हैं, ग्लेशियर फटने के भी खदशात बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में सफ़र से गुरेज करें। और जितने भी सयाहती मकामात हैं लोग वाकई बहुत प्लान करते हैं इस दौरान, जब थोड़ा मौसम जो है वो बैलेंस हो रहा होता है, बेहतर हो रहा होता है, तो लोग कहते हैं जी किसी सयाहती मकाम का रुख कर लें। तो अपनी जान की हिफाजत भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मौसम को देखकर आपने ट्रैवल करना है। बिल्कुल जी। और इरफान साहब ने तो रहनुमाई कर दी कि आने वाले 3-4 दिन जनाब मौसम कैसा रहने वाला है। आज मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के दर्जा हरारत क्या रहेगा ये हम जान लेते हैं, तो बताइए वहाँ दर्जा हरारत एक्सपर्ट चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहेगा।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 28 से 15 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 12 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 और मिनिमम 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 है और कम से कम 31 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि सवात में जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 और मिनिमम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बादस दोपहर बलाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा सवात, कोहिस्तान, पारा चनार, वज़ीरिस्तान और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश का इम्कान है। अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 और कम से कम 31 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 43 और कम से कम 31 डिग्री रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, जहलुम, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट और नारोवाल में बादस दोपहर चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश की तवक्को है। अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द आलूद हवाएँ चलने के अलावा बादस दोपहर खुशदार, लसबेला और मकरान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश मुतवक्के है। आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का मौसम। यहाँ पर जी बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 34 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 और मिनिमम 29 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का भी इम्कान मौजूद है। तो जनाब मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। और जब तक ये प्री मानसून बारिशें जो है शुरू नहीं होती हैं तो शदीद गर्मी है। तो खुदारा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। इसी के साथ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक ऑन द शो। और अब बात करते हैं जी इस वीक हमारे सितारे क्या कह रहे हैं। और तजस्सुस सबको होगा कि मंडे है और अभी तक सेगमेंट नहीं आया, तो सेगमेंट आ चुका है और जानने का वक्त हो गया है कि सितारे क्या कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं दाऊद अहमद दाऊद साहब की जानिब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताएं जी, एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब 29 जून से 5 जुलाई वीकली होरोस्कोप, जॉब, बिजनेस, कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रैवलिंग की एनर्जी और मून मैसेज भी आपको बताया जाएगा। और 2 जुलाई ख़ास ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी आपको बताई जाएगी ख़ास। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो आगाज़ थोड़ा कन्फ्यूजन से, चीज़ों के डिस्टर्बेंस और मामला की ख़राबी से हो सकता है। और जनाब सेकंड कार्ड की एनर्जी में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे रुकावटें मौजूद हैं। जहाँ बात करें आप लोगों के बिजनेस की, जॉब बिजनेस की आ रही है में चीज़ें तो बेहतर होंगी, लेकिन नेगेटिविटी को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी एहतियात ज़रूरी है एरीज वालों के लिए ये वीक। एजुकेशन बेहतरीन रहेगी। हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामलात में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है और ट्रैवलिंग अभी एहतियात करें। और आयत करीमा का विर्द 21 टाइम, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब है, ये मून कहता है आप लोगों को, तो एहतियात जरूरी है एरीज वालों के लिए। बुर्ज सौर वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आप महसूस करेंगे इस वीक में। और सेकंड कार्ड चीज़ें रूहानियत से, दुआओं से इस वीक को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ख़ासकर थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए इस वीक में एक चेंज होगा। और जनाब पैसों से मुतल्लिका एहतियात करनी है आप लोगों ने, ये ना हो कि फजूल खर्ची करें और किसी को पैसों से मुतल्लिका अपने जो है उधार नहीं देना। बिल्कुल। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें तो बिल्कुल कैरियर के ऊपर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपना टाइम टेबल सेट करें, अपने कैरियर में जो जॉब में हैं या जो बिजनेस में हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी। आपके सोलमेट से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका। एजुकेशन बेहतरीन रहेगी। हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामलात के लिए वॉक के ऊपर तवज्जो दीजिए। ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी होगा। और मून मैसेज दे रहा है अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना और या हय्यू या क़य्यूम का विर्द करना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक ज़बरदस्त आगाज़ है। क्लैरिटी है कि हमने क्या फ़ैसले कर रहे हैं, किस तरफ जाना है। चेंज है और ये जो चेंज है ये इस तरह की भी एनर्जी है कि जैसे जगह का चेंज हो गया, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, या कामों का चेंज आएगा जेमिनी वालों का इस वीक में। जॉब, बिजनेस और कैरियर में एक नई शुरुआत है, पैसे आएंगे, कामयाबियां मिलेंगी, पॉजिटिविटी के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे। कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, जॉब में भी चेंज ला सकते हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है इस वीक में आप लोगों की। एजुकेशन बेहतरीन नज़र आती है। हेल्थ के मामलात भी ज़बरदस्त किस्म के नज़र आते हैं और ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बेहतरीन एनर्जी है। मून आपको मैसेज दे रहा है कि तब्दीली की ज़रूरत है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 19 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा आपके लिए इस वीक में। बुर्ज सरतान, कैंसर बुर्ज सरतान वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब इस वीक में ऑप्शंस नई आएंगी। मेडिटेशन है, ऑप्शंस है, क्रिएशंस है। और सेकंड कार्ड की एनर्जी में बात करें बिल्कुल कोई नई शुरुआत भी है, ऑप्शन आएंगी और शुरुआत भी करेंगे। और यहाँ पे पुरसकून तरीके से मामलात को आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पानी का सदका भी आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें तो बहुत ज़्यादा काम आपको इस वीक में करना पड़ सकते हैं कैंसेरियन वालों को। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत भी बेहतरीन एनर्जी नज़र आती है। एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ के मामलात में भी बहुत ज़बरदस्त मदद आएगी। और ट्रैवलिंग एहतियात से करिएगा, बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़िएगा और आप अपने लिए काफ़ी है। ये चांद की एनर्जी कह रही है और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करना एनर्जी बूस्ट करेगा। और लियो के हवाले, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सियारा शम्स लियो इस वीक में क्या आगाज़ करने जा रहे हैं। बेहतरीन आगाज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, घर के मामलात में मदद है और आपकी पोजीशन और इस्तेहकाम नज़र आता है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप भी मौजूद है। आपकी सलाहियतें भरपूर नज़र आती हैं और हर काम में मदद और नुसरत आप महसूस करेंगे। जॉब, बिजनेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कभी इंटरव्यू देने के लिए इस वीक में जाना पड़े या वाइट कलर के कपड़ों का पहनना और लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू, ये कलर्स आपके लिए इस वीक में सूट करेगा। मोहब्बत में भी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी है। एजुकेशन ज़बरदस्त है।
हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और ट्रैवलिंग बेहतरीन नज़र आती है। मून आपको मैसेज दे रहा है एनर्जी और आपकी पावर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वीक में खड़ी रहेंगी और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सुमला वाले संभल चुके हैं या संभलते नजर आ रहे हैं? विर्गो बुर्ज सुमला वालों की बात करें तो इस वीक में विर्गो वाले व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत जबरदस्त किस्म की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी आपके बिल्कुल जनाब, यहाँ अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स और अपने मेंटोर से आप मजीद गाइडलाइन ले सकते हैं क्योंकि एनर्जी ही स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है। और अगर आपके पास काम है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपनी तवज्जो और फोकस को बढ़ा देना चाहिए। एंड ऑफ द वीक में एहतियात है, आगाज बहुत ज़बरदस्त है। जॉब, बिजनेस और कैरियर में ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे, एनर्जी बेहतरीन है, खुशियाँ मिलेंगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी बेहतरीन एनर्जी और कामयाबी है। एजुकेशन की बात करें तलबा तलबात की तो अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवलिंग की बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पे मून आपको मैसेज दे रहा है एक नया आगाज हो रहा है और जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए सूरह इखलास आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज लिब्रा वाले क्या करें? लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों की बात करें तो वीनस की एनर्जी लिब्रा वालों के लिए एक नई एनर्जी, नया आगाज और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। ये वीक बहुत ज़बरदस्त है लिब्रा वालों के लिए, आगाज ही बेहतरीन है। खासकर आपके रिलेशन और फैमिली के इश्यूज, घरेलू मामलात में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, घरेलू खवातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी बात को दिल पे लेते हैं तो ये चीज़ आपके तमाम कामों में डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। डिसार्ट भी नहीं होना, लेकिन एनर्जी बेहतरीन है। जॉब, बिजनेस और कैरियर में ओवर थिंकिंग से बचना है। मोहब्बत में मोहब्बत तो मिलेगी बिल्कुल जनाब, मोहब्बत में कामयाबी है आप लोगों को। और एजुकेशन बेहतरीन है। हेल्थ डिस्टर्ब है, गुस्सा सेहत को ख़राब करेगा, ट्रैवल अभी ना करें। और मून आपको मैसेज दे रहा है ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें, लेकिन पढ़ने के लिए या अल्लाह या रहमान 200 टाइम रोजाना एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बेहतरीन आगाज के साथ ये वीक आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इस वीक में स्कॉर्पियंस के लिए 2-3 ऑप्शंस और कामों पे तवज्जो और कामों में बेहतरीन एनर्जी नजर आती है और पुराने काम और मौजूदा कामों में भी एक चेंज नजर आता है। इन्वेस्टमेंट का वीक है, प्रॉपर्टी का, और कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें इस वीक में उसके दूरदर्श नताइज आपको मिलेंगे। जॉब, बिजनेस और कैरियर में काम काफ़ी ज़्यादा है, उनको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में उदासी और अकेलापन भी है। एजुकेशन कोई बड़े फैसले होंगे। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ट्रैवल कर सकते हैं और मून आपको मैसेज दे रहा है आप और आपके अजीज महफूज हैं। और जनाब पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम रखिए, 21 मरतबा रोजाना एनर्जी को बूस्ट मिलेगा और कामयाबियां भी मिलेंगी। सजिटेरियस बुर्ज कॉस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सजिटेरियस जुपिटर की एनर्जी कुछ मायूस कुन अंदाज से इस वीक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मायूसी, कुछ सुस्ती और काहली से बचिएगा। कामों के डिले होने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एंड ऑफ द वीक क्योंकि अच्छा है तो स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लें। दुआओं की कबूलियत का ये वीक 2 जून को ख़ास अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए रेमेडीज़, येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा। और जॉब, बिजनेस और कैरियर में ऑप्शंस मिलेंगी, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत में भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून मैसेज दे रहा है आपको दुनिया को अपना असली चेहरा, रियलिटी दिखाएं। बुर्जदी इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है? बुर्जदी यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी है, चीज़ों की बेहतर होने की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में कम्युनिकेशन बेहतरीन रहेगा, राब्ते बेहतरीन रहेंगे और बिल्कुल जनाब ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पॉजिटिव तब्दीलियों वाला वीक साबित होगा। जॉब और बिजनेस में माजी से बाहर निकलें, आगे बढ़ें और ज़्यादा फ़ायदे उठाएं। मोहब्बत की बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कामयाबियां भी मिलेंगी। एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल
एहतियात से करिएगा। और मून आपको मैसेज दे रहा है अपने लिए भी वक्त निकालें, रिलैक्स हो जाएं ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस इसी बात को लेकर डबल माइंडेड हैं और जनाब क्योंकि कुछ ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, ख्वाहिशें ज़्यादा बड़ी हैं और क्या इसमें कामयाब होंगे, तो बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सोच विचार बेहतर करें, बेहतरीन प्लानिंग करें। जॉब बिजनेस कैरियर तो बेहतरीन है एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में। खुशियां, कामयाबियां और शोहरत। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल करेंगे और कामयाबी भी मिलेगी और अल्लाह के रास्ते में देना इस वीक में आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और वो भी सैटरडे। स्पाइसिस बुर्ज हॉट इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्पाइसिस पावरफुल एनर्जी, चेंज और कम्युनिकेशन, अचानक से मदद, पैसा और सेकंड कार्ड की एनर्जी जज्बाती नजर आते हैं, इमोशंस बेहतरीन और जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये वीक स्पाइसिस वालों के लिए गेम चेंज प्लान होगा, प्लानिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है। जो बिजनेस और कैरियर में नई चीज आपके पास आ रही हैं और फायदे भी उठाएंगे। मोहब्बत में बिल्कुल कामयाबी है आपकी, मोहब्बत में इस वीक में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। एजुकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, हेल्थ वॉक करें, अपना ख्याल करें, नींद पूरी लें और ट्रैवलिंग एहतियात से होनी चाहिए। और जनाब अपना विजन फोकस बेहतरीन करें और आयत करीमा का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हमने मौसम के हवाले से आपको डिटेल में बताया और मौसम कैसा रहने वाला है अगले चंद दिनों में भी। तो जहां प्री मानसून की बारिशें जो हैं वो शदीद गर्मी से सुकून का सबब बनती हैं, वहीं पाकिस्तान में हम देखते हैं हॉस्पिटल्स की ओपीडीज पेट के अमराज, गैस्ट्रो और टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के मरीजों से भर जाती है। अदादो शुमार के मुताबिक मानसून के दौरान नमी का बढ़ता हुआ तनासुब फ़ज़ा में बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश को 3 गुना तेज़ कर देता है, जिसका सबसे पहला जो निशाना है हमारे मासूम बच्चे और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद बनते हैं। हम बारिश के मौसम में पकौड़े और बाहर के चटपटे खानों पर तो बहुत ज़्यादा हाथ साफ़ करते हैं, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि बरसात में सिर्फ बाहर का खाना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि घरों में पीने का जो पानी है और बासी गज़ाएं भी जरासीम का गढ़ बन जाती हैं। इसी चैलेंज से निपटने मानसून के मखसूस डाइट प्लान को समझने और ख़ुद को गैस्ट्रो और डायरिया जैसी वबाई बीमारियों से महफूज रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ क्लिनिकल डाइटिशियन मनाहिल हारून साहिबा। मनाहिल, वेलकम। हमें ये बताइएगा कि मानसून के दौरान जो नमी का बढ़ता हुआ तनासुब है, हम देखते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फ़ज़ा में बैक्टीरिया और फंगस की जो अफजाइश है वो भी 3 गुना तेज़ हो जाती है। माहौल में ऐसी क्या तब्दीली होती है जिस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जब भी मॉनसून की बात आती है तो ह्यूमिडिटी जो है वो वेदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बीमारियां फिर ऐसे बढ़ जाती हैं। तो इसमें हमने पहली चीज़ तो ये करनी होती है कि हमने अपना हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हैं या पानी आपने बाहर रखा हुआ है तो वो आपको कोई ना कोई इलनेस ज़रूर देगा। सेकेंडली, आपने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी होती है, क्योंकि जर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी आप बीमारियों से बच पाएंगे। तो इम्यूनिटी के लिए आपने विटामिन सी जिन गज़ायत में पाया जाता है वो इस्तेमाल करना है, जैसे हमारे पास लेमन हो गया, मेलन हो गया, मैंगोज हो गए। इसके साथ आपने सैलड्स का इस्तेमाल इस मौसम में बिल्कुल नहीं करना। और जहाँ तक पानी की बात आती है तो हमेशा फिल्टर या बॉयल वाटर का ही इस्तेमाल करें, अपने आप को ड्राई रखें और मॉस्किटो से भी आपने अपने आप को बचाना है। मॉस्किटो क्रीम इस्तेमाल करें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं और स्ट्रीट फूड को भी अवॉइड करें। सही, बिल्कुल। अच्छा मनाहिल, जिस तरह से आपने कहा कि सैलेड को अवॉइड करना है, हालांकि हर मौसम में हमें यही कहा जाता है सब्जियां खाएं, भरपूर खाएं और पानी की कमी पूरा करेगी और लाइट सा खाने को दिल करता है। इस तरह के मौसम में बिल्कुल वो नहीं होता जिस तरह पूरा एक प्रॉपर मील लेते हैं हम। तो ये लाइट में फिर हमें तो वो सैलेड ही नज़र आ रहा होता है कि सैलेड खाना है, तो वो सैलेड क्यों नहीं खा सकते, इसकी क्या वजह है? देखिए, मॉनसून में हमारी जो डाइजेशन है
वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से सैलेड को हम उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली कुछ सब्जियां आती हैं जैसे लीफी ग्रीन्स है, हमारे पास कैबेज है, उसको धोने में हमें मुश्किल पेश आती है। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उन्होंने सैलेड को अच्छे से वॉश किया था बनाने से पहले या नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर तो उसमें जरासीम था सैलेड में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक ठीक। बिल्कुल सही। तो मिनाहिल, अगर आप घर में खाने के साथ सैलड खा रहे हैं तो फिर किस तरह से इन वेजिटेबल्स को आप बॉयल कर सकते हैं, इस तरह से आप इन्हें खा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? देखिए, बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप सूप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपने राइट। अगर सैलेड बनाना भी है तो अपनी सब्जियों को थोड़े से ऑयल में सौटे कर लें। इससे क्या होगा कि अगर कोई जरासीम उन सब्जियों पे था भी तो अब नहीं रहेगा। लास्टली आपने सालन का इस्तेमाल करना है जिसमें सब्जियां शामिल होंगी। अगर जैसे हम देखते हैं भिंडी, तो जी। उसके अंदर आप थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर लें तो भिंडी चिकन बहुत अच्छा आपका सालन बन जाएगा, जिसमें आपको वेजिटेबल भी मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त। सूप्स हैं और इस तरह की चीज़ों से आप अपने वेजिटेबल्स इनटेक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा मिनाहिल, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा खदशा पाया जाता है जब आप गंदा पानी पी रहे होते हैं, तो सिर्फ पानी उबाल लेने से ही क्या पानी साफ़ हो सकता है और सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीका तो ये है कि पानी को आपने बॉईल कर लेना है। अगर आप उसको 15 से 20 मिनट बॉईल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरासीम सारे मर जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर फ़िल्टर वाटर भी आप इस्तेमाल करें तो आपने देखना है कि आपका जो फ़िल्टर है वो बिल्कुल ठीक हो। तो इस तरीके से जो खदशा होता है बीमारी फैलने का वो कम हो जाता है। मिनाहिल, तो इस हमेशा पे भी बॉईल बड़ी करें वाटर डिबेट को, है। या फिल्टर वाटर पे भी हम हो। देखते हैं कि एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्लांट्स लगे हुए हैं और कीमतों का भी फर्क है, और एक हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में भी वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता पानी बेचते हैं। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर मिनरल्स पूरे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज भी ऑब्वियसली वो आपके सामने तो नहीं वो उसको फिल्टर कर रही हैं, तो किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए? देखिए, आपने अपने फ़िल्टर को 10 से 15 दिन बाद आप देखें, अगर तो उसमें धूल जम रही है, कुछ फ़िल्टर होते हैं उनके बाहर से आपको नज़र आ रहा होता है कि ब्राउन कलर का जो है ना उस पे एक शेड आ रहा होता है। तो उन फ़िल्टर्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना, और हमेशा मंथ बाद आप अपने फ़िल्टर को धो लें और फिर उसको लगा के इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से आप बच जाएँगे। और अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप उन्हीं कंपनीज़ की तरफ जाएँ तो जो थोड़ा इसको अच्छे तरीके से बना रही हैं, उन्होंने गारंटी शो सही। की है। क्योंकि जो गारंटी वाली चीज़ नहीं है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, सही। अच्छा मिनाहिल, देखें इस मौसम में बच्चों में डायरिया के और वायरल बुखार का जो ख़तरा है इस मौसम में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है, तो माएँ बच्चों की खुराक में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रही होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो हैं वो कहीं से भी पानी उठा के पी लेते हैं, बाहर खेलने जा रहे हैं, तो मदर्स जो हैं उन्होंने क्लोज़ली बच्चों को गाइड करना है कि आपने कौन-सा पानी पीना है। टैप वाटर नहीं पीना है, बॉइल्ड वाटर पीना है। सेकेंडली जो मसला आता है वो ये है कि हम उनको जो सब्जियां हैं वो सैलेड फॉर्म में, जैसे हमने क्यूकम्बर पकड़ा दिया कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इसको खा लेगा। अब जी। बच्चे के अगर हाथ नहीं धुले हुए तो वो जरासीम फौरन उस क्यूकम्बर पे जो है वो चले जाएंगे और वो बच्चा जो है उसको डायरिया हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रॉपर आपने मेथड सिखाना है कि हाथ धो के खाना खाएं। वाटर जो है वो बॉइल्ड वाटर ही होना चाहिए आपके लिए। और इवन मदर्स ये करती हैं कि बार बार बच्चों का खाना जो है वो गर्म कर रही होती हैं कि बच्चे ने नहीं खाया, खाना ठंडा हो जी। गया, अब जी, फिर जी। से इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब वो खाना बाहर गर्म पड़ा है और उसको नहीं खाया गया और उस पर जरासीम आ गया है, तो बार बार रीहीट करने से वो जरासीम जो है वो बार बार उस पे बढ़ेगा और वो फिर आपके बच्चे की बीमारी जो है उसकी वजह बनेगा। तो इसमें फिर यही है कि खास ख्याल रखना है आपने प्रेपरेशन का, कुकिंग मेथड का, और इसके साथ ही कुछ टोटके या कुछ ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो हमारे लिए इस मौसम में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। इसमें नंबर 1 पे तो है विटामिन सी, जो कि आपको मिल जाएगा मैंगो से, गुआवा से, बेल पेपर है, गार्लिक है। सेकेंडली बीटा कैरोटीन जो हमें स्वीट पोटैटो से मिलता है, कैरेट से मिलता है। थर्डली आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, और प्रोटीन में जो सी फूड है
कोशिश करें कि इस मौसम में सी फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सी फूड एक ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना इस मौसम में मुश्किल हो जाता है और वो फिर बीमारियों का सबब बनता है। बिल्कुल सही। और लास्टली यही है कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल सैलड फॉर्म में नहीं करना, उसको आप सालन फॉर्म में करें, सूप फॉर्म में करें। और पानी हमेशा देखें कि आपका बॉयल वाटर हो या फिल्टर वाटर है। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स में जो बात देखती हूँ वो ये है कि किसी भी हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक जग वाला पानी पड़ा होता है, तो हम ये नहीं देखते कि ये जग वाला पानी कितने दिन से पड़ा है, हम बस वो डालते हैं और पी लेते हैं। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जाएं, और अगर आपने बाहर से पानी खरीदना भी है तो ऐसा वाटर हो जो फिल्टर्ड हो, और सील्ड वाटर बॉटल्स जो होती हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। मिनाहिल, आपने ओवरऑल बता दिया कि हमें अपनी गट हेल्थ को इस मॉनसून के मौसम में किस तरह से ठीक रखना है, और ये भी ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़रा वीक है वो अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें, या जिन्हें स्टमक का प्रॉब्लम है उनका डाइट प्लान बरसात में क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर मैं डाइट प्लान की बात करूं तो इसमें आपकी कैलोरीज, प्रोटीन इनटेक और बॉडी के मुताबिक तो आपने खुद ही मैनेज करना है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता देती हूँ ताकि आपके लिए अपना डाइट प्लान बनाना इजी हो जाए। अगर हम ब्रेकफास्ट को देखें तो उसमें आप रोटी के साथ जो है वो दाल का इस्तेमाल करें, और दाल के अंदर जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक का इस्तेमाल लाजमी हो। साथ में अंडों का इस्तेमाल करें, या प्रोटीन किसी भी फॉर्म में, सी फूड का इस्तेमाल ना करें। 30 से 40 मिनट बाद आप चाय या कैफीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं नाश्ते में। अगर हम स्नैक टाइम की बात करें तो उसमें आप चनों का इस्तेमाल करें, चिकपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमनेड्स हो गया, नमकीन लस्सी हो गया। इसके साथ ही आपका फिर आ जाता है लंच टाइम। लंच में आप प्रोटीन शामिल करें, प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स लें, लेकिन आपने सालन फॉर्म में इस्तेमाल करना है वेजिटेबल्स का। सूप भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि हम कड़ी बना के खा रहे होते हैं, और राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप राइस, रोटी में से कार्ब एक चीज ले ली, प्रोटीन साथ में रख लें, कबाब रख लें, वेजिटेबल सालन हो गया। उसके बाद आपका डिनर टाइम जो है, अगर तो आप डिनर करते साथ ही सो जाते हैं तो फिर डाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो हल्का फुल्का डिनर कर लें, सूप ले लें, साथ में एक ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, या अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आप दूध ले लें, बना लें, आप गोल्डन मिल्क बना लें जिसको हम हल्दी वाला दूध कहते हैं। पिंच ऑफ आपने हल्दी लेनी है, 1 ग्लास दूध लेना है और उसका इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा हनी भी डाल लें, तो ये वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने डाइट प्लान को मैनेज करें जिसमें हर चीज आती है। जबरदस्त जी, डाइट प्लान भी आ गया। बहुत शुक्रिया मिनाहिल आपके वक्त का। और वाकई जी, बरसात में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं जी बासी हो गई हैं, और फिर भी हम खा लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इंसान पिघल रहे होते हैं, तो चीज़ें जो बाहर रखी होंगी या आपने उनकी केयर नहीं की होगी, या फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखे होंगे, तो वो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि उनको दोबारा से गर्म करते हैं और वो खा लेते हैं। उसका इंटेक भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो आपने एहतियात करनी है, ख्याल रखना है, और फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, और हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर और बच भी अगर जाए तो उसे फौरी तकसीम कर दें ज़रूरतमंदों में, और कोशिश करें कि रोज़ाना जनाब आप ताज़ा जो खाना है वो बना के खाएं और उसी को प्रेफर करें। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि बरसात में ये प्रॉब्लम जो है वो स्टमक रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 1994 से शुरू होने वाला इंसदादी पोलियो का मिशन आज 2026 में भी जारी है, और तल्ख हकीकत ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो आखिरी 2 ममालिक है जहां ये वायरस हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दीमक की तरह चाट रहा है। अगरचा 2025 में मुल्क भर से 31 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, और खुशाइन बात यह है नाजरीन कि 2026 में अब तक पंजाब से कोई तस्दीक शुदा केस सामने नहीं आया, और उज़ैर जब तक एक भी बच्चा इस वायरस का शिकार है, मुआशरे का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा। बिल्कुल सही कहा हम आपने, और इसलिए जनूबी पंजाब के अजला जैसे डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान अब भी अगर हम देखें तो ये हाई अलर्ट पर हैं। इसी कौमी चैलेंज और वैक्सीन से इनकार की वजूहात और सर्विलेंस के निज़ाम पर इंतहाई अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पंजाब पोलियो प्रोग्राम की फर्सन मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा, और फील्ड के ज़मीनी हक़ाइक़ शेयर करने के लिए पोलियो सर्वाइवर DDO हेल्थ रावी टाउन डॉक्टर नादिया ता साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। नादिया साहिबा, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। बतौर पोलियो सर्वाइवर आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग होता है कि अगर वैसे तो पंजाब में ये केसेस बहुत कम है, बड़े रेयर हैं,
कि कोई इनकार करता है तो किस तरह से उन्हें कन्विंस किया जाता है कि ये पोलियो के कतरे आपके बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं? आप खुद को भी मिसाल के तौर पर यकीनन सामने रखती होंगी। जी जी बिल्कुल ऐसे सर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अपने जो सबसे हमारा लोअर स्टाफ है, जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, बेसिकली वो ही हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कौन सा घराना जो है वो इनकारी है और कौन सा घराना इनकारी नहीं है। सही। तो उसमें फिर ये होता है कि बीइंग अ डिप्टी DHO मैं नॉर्मल मॉनिटरिंग तो करती हूँ, रैंडम टीमें चेक करती हूँ पोलियो में, लेकिन वो जो रिफ्यूज़ल्स घर होते हैं वहाँ फिर मैं खुद जाती हूँ। सही। वहाँ मुझे जाना पड़ता है, वहाँ मुझे एग्जाम्पल देनी पड़ती है कि अपनी एग्जाम्पल देनी पड़ती है दैट आई एम अ पोलियो सर्वाइवर। और अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और पोलियो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि 2-4 हफ्तों की या 2-4 महीनों की है, ये एक उम्र भर का लाइलाज मर्ज है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे और उसको इतना स्टेबल कर देंगे तो आप इनकार कर दें, अदरवाइज हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स अप टू यू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ से उन लोगों ने मेरे हाथों से बच्चों को कतरे जरूर पिलाए। ज़बरदस्त। और वाकई इंसानी खिदमत के लिए आप ये करी और फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर इस तरह लोगों को कन्विंस भी करना, क्योंकि वाकई लोग जो हैं अभी भी इनकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम करिए। अच्छा उस्मा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं 1994 से लेकर अब 2026 तक अभी भी हम देख रहे हैं हम इससे मुकम्मल खात्मा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्या अहदाफ हैं, क्या रुकावटें हैं जो हमें रोक रही हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसका मुकम्मल तौर पर अब खात्मा हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई माहम के आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक नेशनल कॉज को टाइम दिया। पोलियो आपको पता है एक लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमेशा कमिटेड रही है कि उन्होंने पोलियो का ख़ात्मा करना है। आप 1994 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जंग बहुत अरसे से हम लड़ रहे हैं। हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि पूरी दुनिया तो पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रह गए। आपको पता है मैं लास्ट ईयर उम्रे के लिए गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह की बहुत लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो 100% कमिटेड है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। अब आप पूछेंगे कि अभी तक क्यों पोलियो फ्री नहीं हुए हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस बड़ा जालिम वायरस है। ये ट्रैवल करता है ये ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू। आपको पता है कि हमारा जो अब हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका आना जाना जो है वो इंटर प्रोविंशियल भी है और आपके बॉर्डर्स के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू भी बहुत आना जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फेंसिंग हो गई है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो केसेस इतने ज़्यादा आपको वहाँ पे नज़र आते थे अब बहुत कम हो गए क्योंकि बॉर्डर पे कंट्रोल आ गया है। अब वहाँ पे कोई बच्चा कतरे पिए बगैर उसको एंटर नहीं होने देते। सिमिलरली पंजाब की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा दायरा कार पंजाब है, तो मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर, वो फ्रंट से ये प्रोग्राम लीड कर रही हैं और उन्होंने जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स में हमें हदफ दिया था, उन्होंने कहा था आपने इसको 0 लेवल पे लेके आना है। अब पंजाब तो बेचारा फायर फाइटिंग इसलिए कर रहा है, ये तकरीबन 3 साल पहले हम पोलियो फ्री हो चुके थे, लेकिन आपको पता है हमारे इंटर प्रोविंशियल जो बॉर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल अटक खुर्द है वो KP से, फिर रहीम यार खान सिंध से, आप फोर्ट मनरो ऊपर देखें DG खान तो बलूचिस्तान से। तो ये जो आना जाना है इसको फिर CM साहिबा ने कहा आपने सख्ती से मॉनिटर करना है, क्योंकि ट्रैवल करके आ जाता है ना वायरस। तो हमारे सिर्फ 3 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, इन्फेक्टेड से मुराद मेरी ये नहीं है कि हमारा कोई फिजिकल केस था, इन्वायरमेंटल सैंपल्स होते हैं जो कि WHO वाले लेते हैं और वो NIH में भिजवाए जाते हैं। 31 साइट्स ऐसी हैं पंजाब में जहाँ से ये इन्वायरमेंटल सैंपल्स लिए जाते हैं, हर महीने लिए जाते हैं और उससे पता चलता है हमें कि जो इन्वायरमेंट में जो पोलियो वायरस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब आप यकीन करें कि ऊपर से लेके नीचे तक हम, हमारे मिनिस्टर से लेके हमारी चीफ सेक्रेटरी से लेके हेल्थ सेक्रेटरी से लेके पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं,
एक वो पूरी टीम है। जी उस टीम की काविश से पिछले साल 5 एरेडिकेशन कैंपेन्स जो चली थी, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 31 साइट से जो हमें रिपोर्ट मिली है, सब सैंपल्स नेगेटिव है। और ये बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब जो है तकरीबन पोलियो फ्री है इस वक्त। लेकिन हमने अभी क्योंकि हाई ट्रांसमिशन सीजन चल रहा है, फिर लोगों का आना जाना है, तो हमने विजिलेंट रहना है। हमने बिल्कुल इसमें चौकन्ना रहना है और हर वक्त का 17 फुल टाइम ये जॉब है। 17 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हम 0 पे लेके आए, और ये अकेले नहीं हो सकता, ये बड़ी मेहनत, बड़ी काविश, बड़ी कमिटमेंट के बाद इसी कामयाबी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से लाहौर जैसे हम मेगा सिटी की बात करें, 1 करोड़ से जायद की आबादी वाला शहर, फील्ड मुहिम चलाना भी एक यहाँ पर मुश्किल काम है। पंजाब में हम देखते हैं कि रवा बरस पोलियो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जिस तरह उस्मा साहिबा भी बता रही हैं। इस कामयाबी के पीछे क्या फॉर्मूला था, क्या स्ट्रेटजी रही? सर देखें, मेरे पास जो टाउन है ना, रावी टाउन, इसमें शादरा, बदामी बाग और अंदरून शहर जैसी सिटी आती है, ठीक है सर। दे आर मोस्ट क्रिटिकल एरियाज, जहाँ पे पश्तून भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे नोमैड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्बन रूरल एरिया स्लम है, और वॉल सिटी का तो आपको पता है कि उसकी डायमेंशन ही बहुत डिफरेंट है। सही। तो फिर जो मैंने अपनी टीम्स के साथ, बेसिकली मेरी टीम इज़ वेरी सिंसियर टू मी, आई हैव नो किड्स और दे ऑल लाइक माई बच्चाज ना। तो मैं उनको जो बात समझाती हूँ, अब मैंने डिवाइड इस तरह से किया हुआ है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है वहाँ पे हमने पश्तून वर्कर्स लगाए हैं। अच्छा। ताकि वो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर लें। सही। वॉल्ड सिटी में हमने वॉल्ड सिटी के लोग लगाए हुए हैं, ठीक है, जो कि उनको अच्छे से कन्विंस कर लें। शादरा वाले जोन में हम शादरा वाले लोगों को रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह LQS के रिज़ल्ट मेरे 100% रहे हैं। मिनिमम मेरे रिफ्यूज़ल्स रहे हैं, मिनिमम से भी मिनिमम, हार्डली एक से मतलब ये कह लें कि 8 से 10 रिफ्यूज़ल्स आए होंगे जो कि हमें कवर्ड करवाने पड़े। मतलब ये इसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। ये तभी होती है जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके जिन्होंने कतरे पिलाने हैं ना, असल काम तो उनका है, ठीक है, असल काम उनका है, जिन्होंने तपती गर्मी में भी निकलना है, बारिश में भी निकलना है, धूप में भी निकलना है, ठीक है। असल जो मैं कहती हूँ शुरू वहाँ से होता है, वहाँ से नो डाउट हमारे हायर अथॉरिटीज़ हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस एट राइट टाइम, उन बच्चों की मेहनत का मुआवजा दे रही हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो मतलब, बट स्टिल जो डोर टू डोर जाना ठीक है, और उस टारगेट को विद इन 7 डेज, बाकी डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन की मुहिम होती है, लाहौर में संडे भी लगता है, ठीक है, और हमें ये डायरेक्शन होती है कि संडे नाइट और सैटरडे नाइट को, मतलब वैसे इनकी रूटीन में टाइमिंग होती है 5 बजे, लेकिन सैटरडे और संडे को इन्होंने नाइट तक काम करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारे वर्कर्स, और स्पेशली मेरे टाउन की गारंटी तो मैं देती हूँ क्योंकि मैं खुद उनके साथ फील्ड में होती हूँ, मेरे चीफ भी मेरे साथ फील्ड में जाते हैं, वो मॉनिटरिंग करने समटाइम आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो रात को उस टाइम भी जो बच्चे रात को, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, या जो मांगने वाले होते हैं, ये रात को घर में आते हैं, वो सुबह के टाइम पे NA रिकॉर्ड हो जाते हैं, उन्होंने आना होता है शाम के टाइम, रात के टाइम वापस, तो वो रात को जाकर वो उनको फिर हम रात को जाके कवर करते हैं। जबरदस्त, वाकई ये बहुत बड़ा काम है, डोर टू डोर जाकर और मेक श्योर करना, ये वाकई हमारे लिए और जब तक वो बच्चे हैं, एक तो वो रिगार्ड बहुत ज्यादा करते हैं मेरे तमाम वर्कर्स, ठीक है, और दूसरा ये है कि जब वो ये देखते हैं ना कि हमारी मैडम अगर इस कंडीशन में आ सकती हैं, तो मतलब फिर उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है, फिर वो दिल से काम करते हैं, और दिल में ये, और दैट्स व्हाई मेरे कोई LQS फेल नहीं होते, मेरे मिनिमम टू मिनिमम रिफ्यूजल्स होते हैं, और वही बच्चे रह जाते हैं जो कि जिले से या मुल्क से बाहर गए होते हैं।
जो विदिन जिला बच्चा होता है वो मेरा वर्कर 7वें दिन तक कमाल मुझे की बात कवर है। करके अच्छा, देता है। वर्कर्स की ही बात करिए, वर्कर्स के मसाइल पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा उस्मा साहिबा, जिस तरह हम पोलियो वर्कर्स की बात करें, हमले के हवाले से बात करें या सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो बड़ा मसला रहता है इनका। और जिस तरह से पंजाब में रवां साल हमने देखा कि 3 बड़ी मुहिमात में ये भी शामिल था कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया या पुलिस मिलकर क्या कोऑर्डिनेशन करी, कितने मुतहरिक है? जी देखिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हर वक्त कंसर्न रहती हैं हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स से, और वो कहती हैं कि नंबर 1 उनको आपने 100% सिक्योरिटी देनी है। हमारे सारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हमारे साथ खड़ी होती हैं और हमारी मीटिंग्स में वो शामिल होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है। जिस तरह ये बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, ये जो बात इनके पास एक एरिया है ना, तो ये अब आप देखें पूरे पंजाब की प्लानिंग ये इसी तरीके से होती है हर ज़िले में। क्लस्टर्स बनते हैं, माइक्रो प्लानिंग होती है, उसकी पूरी 4 टियर्स पे मॉनिटरिंग होती है, फिर कहीं जाके ये सारे हाउस होल्ड्स कवर होते हैं और एक एक बच्चे का डाटा जो है वो ना सिर्फ इनके पास होता है, ये फिर अपने डैशबोर्ड से ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे EOC हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे कंट्रोल है इसका, वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद वो सारा डाटा शेयर होता है NEOC से, जो कि नेशनल लेवल पे आपका पूरा कलेक्शन करते हैं और आप वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग करते हैं। क्योंकि देखें ना, खाली पंजाब से अगर हम ख़त्म कर देंगे पोलियो तो पाकिस्तान तो पोलियो फ्री नहीं कहलाएगा ना। तो हम अब एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को फ्री करना है। अब द प्रॉब्लम इज, मैं आपको जरा थोड़ा सा पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि हमारी पंजाब में जो EPI है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो बहुत ज़बरदस्त है, 95% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ बाकी हमारे सिंध में देखें 65% है, KP में भी बहुत वो आपको इतनी नहीं नज़र आती। उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह हम लोग बहुत कम केसेस अब तो रह गए हैं पंजाब में, तो खैर कोई भी फिजिकल केस नहीं है, लेकिन सिंध में और KP में आपको अभी भी खबर आती है इस तरह की जो है खबरें तो आती हम हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये उम्मीद, ये जिस तरह लाहौर की इन्होंने बात, लाहौर तो इतना बड़ा चैलेंज बन गया था। आपको पता है अर्बन स्लम्स, ये जो पश्तून कम्युनिटीज बिल्कुल ये जो सारी हैं, ये हमारे लिए हाई रिस्क यूसीज थी सारी। इनको बार बार स्वीप किया गया है। हमने तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था वायरस। DG खान से एक सैंपल था, पता चला ये लाहौर से आया। तो इतनी खतरनाक हद तक क्योंकि इतने लोग जो 6 लाख लोग जो है साल में एंटर करके तो नए आ जाते हैं लाहौर में। तो ये चैलेंज जो है ये मेहनत से और कमिटमेंट से ही जो है ना, मतलब नीचे ऊपर से लेके नीचे लेवल तक, ये जिस तरह LQAS है, हमारे सब इस वक्त पास हैं। और लेकिन हमने रुकना नहीं है, हमने अपने आप को विजिलेंट रखना है और जो हमारी हाई रिस्क यूसीज है उनको फिर हमने बार बार जो है देखना है। और पोलियो वर्कर्स का अब जिस तरह आप कह रही थी कि पीछे थोड़ी हमारी शिकायत आई थी कि उनको जो उनका मुआवजा है वो सही तरह से नहीं पहुंच रहा है या कोई बीच में गड़बड़ है, उसकी बड़ी सख्ती से फिर मॉनिटरिंग की गई है। अब डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आते हैं और बिल्कुल हमने उनको बिल्कुल मुआवजे का और हर चीज का उनका ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप भी हमें ये बता दें कि आपकी जो टीम जाती है डोर स्टेप पे, आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी कि लोग उन्हें किस तरह से डील करें और क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? इससे पहले जो मैडम का एक पहले क्वेश्चन था सिक्योरिटी के हवाले से, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है एक सेफ्टी ऐप का, जैसे 1122 का एक नंबर होता है ना, वो तो हम कोई भी किसी भी मोबाइल से डायल कर सकते हैं। हमारे हर पोलियो वर्कर के मोबाइल के अंदर एक सेफ्टी ऐप है, जिसके ऊपर जब वो नंबर क्लिक करते हैं वो नंबर, तो विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस उनके पास मौजूद होती है। अच्छा। ये सेफ्टी ऐप जो है ये हमारे जो है वो रिसेंट गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन हमारी हायर अथॉरिटीज की तरफ से कराई गई है। एंड दैट वाज योर क्वेश्चन एंड दिस इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आप चेक कर सकती हैं रैंडमली भी जाके, हर पोलियो वर्कर के मोबाइल के अंदर वो सेफ्टी ऐप है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी डॉक्टर साहब, ये बात आप सही कह रही हैं, लेकिन जब हम UCMOs और एरिया इंचार्ज उनकी ट्रेनिंग करते हैं
जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम ये कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि आपने कोई चीज़ छुपानी नहीं है। इट विल गो टू योर क्रेडिट कि अगर कोई रिफ्यूज़ल है, कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ और बात है, आपने उलझना नहीं, आपने किसी के साथ हेड ऑन नहीं करना, बताया हुआ है। आपने सिर्फ अपना जो सीनियर है उसको रिपोर्ट कर दें, सीनियर जाने और उसका काम जाने। तो हम हेल्थ वर्कर्स को इस तरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो है ना ये पुलिस, वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत रेयर हो गया है। हमें मसला आया था जो 15 साल तक का जब वैक्सीन हमने प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये सब ट्रेनिंग कुछ इतनी अच्छी की जाती है कि आप ना उलझें तो कोई मसला ही नहीं होगा। कोई वक्त वो की किल्लत है, वक्त direct हमारे पास हम खत्म हो चाहते गया हैं है। कोई direct साहिबा कोई ना और confrontation। उस्मा छोटा साहिबा, सा- आपका मजबूरन हाँ मुझे जी, शुक्रिया अदा करना thank पड़ेगा, you, वक्त खत्म हो thank चुका है। you, इंशाल्लाह thank फिर इस पे कोई और नशिस्त रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, बिल्कुल ये नेशनल कॉज है और इसके लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और पोलियो वर्कर्स अगर आपके पास आए तो एम्पैथी शो करें। इस गर्म मौसम में वो आपके पास आ रहे हैं, पहले तो आपने रिफ्यूज़ नहीं करना और आप उन्हें कोई ठंडा पानी या कुछ भी आप ऑफर कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी खिदमत के लिए ही आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ से पोलियो का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। और हुकूमत इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रही है, खासतौर पर पंजाब हुकूमत। इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।